जय हिंद एवरीवन। हमारा जो चैप्टर था लाइफ प्रोसेस, और उस लाइफ प्रोसेस का आपका एक जो पर्टिकुलर टॉपिक था जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ रहे थे। इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था कि एक बार हम लोग प्लांट का पढ़ेंगे और एक बार हम लोग एनिमल का पढ़ेंगे। तो प्लांट का जितना भी सेक्शन था जिसमें हमने जाइलम के बारे में अच्छे से पढ़ दिया, फॉइलम के बारे में अच्छे से पढ़ दिया, ये भी जान लिया कि हाँ जाइलम में आपका वाटर के साथ साथ मिनरल भी ट्रांसपोर्ट होता है और इसमें आपका ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है। और वो जो बेसिकली हो पा रहा होता है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है, क्योंकि आपका इवेपोरेशन हो रहा होता है। तो इसी वजह से हमने दोनों चीजों को क्या बोल दिया था, इवे ट्रांसपोरेशन, ये चीज हमने बोल दिया था। फिर उसके बाद फिर हमने फॉइलम्स के बारे में पढ़ा था। फॉइलम्स हमने जाना था कि फूड और आपके हार्मोन एक लीफ पार्ट से दूसरे लीफ पार्ट में जाते हैं। लेकिन हमने इस चीज को जाना था कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसमें हम लोग ट्रांसपीरेशन ना बोलकर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपीरेशन क्या क्या अंतर है, इसके बारे में जानना है। फिर हमें मालूम था कि अगर यहाँ भी आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो यहाँ भी आपका प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। तो प्रेशर डिफरेंस करने के लिए आपके यहाँ जाइलम वेसल से कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स आपके फॉइलम वेसल्स में आते थे, और फिर जहां जिसकी नीड होती थी फूड वहां पहुंच जाता था, और रेस्पिरेशन के थ्रू ये एनर्जी कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज रहती थी। अब अगर मान लो कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर हमको एनिमल का समझना है, इसका मतलब है कि हमें वो ऑल लिविंग थिंग्स में जो भी पार्ट है, जो भी मतलब क्या कहते हैं, फिर वो भले चाहे आपका रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी गैसेस हो, फिर भले चाहे फिर मैं अगर जैसे बात करता हूँ कि अगर उसकी बात कर देता हूँ, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जितने भी फूड और न्यूट्रिएंट्स हैं उन चीजों का सप्लाई होना पूरे थ्रू आउट द बॉडी, उसके लिए कहीं ना कहीं आपका ब्लड सिस्टम की जरूरत होगी। क्योंकि जब हम लोग ब्लड सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो यही होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ब्लड का। फिर इसी के थ्रू आउट फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, या फिर है ना ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग, सीधी बात ये चीज हो गया। तो इससे पहले मैं बस जानना चाहूंगा कि तुम लोग कितना जानते हो, ठीक है, ब्लड के बारे में। तो पहले आयुष मुझे तुम बताओ ब्लड के बारे में तुम कितना जानते हो, पहले मुझे इतना बताओ। ठीक है, अंश तुम मुझे बताओ ब्लड के बारे में तुम कितना जानते हो, जितना भी जानते हो तुम, जो भी तुमने वर्ड सुना है, कीवर्ड सुना है। भैया ब्लड में आरबीसी सेल्स होते हैं। बस ठीक है, आरबीसी हो गया। कार्तिकेय तुम बताओ। भैया डब्ल्यूबीसी होते हैं। डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है। और तुम बताओ। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भैया होता है, ठीक ब्लड है। और ब्लड जितने भी तुम लोग को भैया इससे रिलेटेड टर्म्स आ रहे हो प्लेटलेट्स। सब बोलो। भैया भैया हाँ ब्लड कैरीज प्लाज्मा। न्यूट्रिशन एंड हार्मोन्स, हाँ, भैया हार्मोन्स हो गए। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है और जो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिव ऑक्सीजन एंड टिश्यू होता है। एक ट्रांसपोर्ट सेकंड, एक भैया सेकंड, ऑक्सीजन, बस कनेक्टिव शांत टिश्यू शांत शांत शांत। मुझे बताओ, अर्पित कनेक्टिव तुम टिश्यू बताओ। ट्रांसपोर्टेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अर्पित ऑक्सीजन, बताओ। ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन ट्रांसपोर्ट, डाइऑक्साइड। ठीक है, एक्सचेंज ये ऑफ चीज हो गैस। गया। रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ये हाँ, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट में, हाँ ये मतलब ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम में काम आया है। मैं ये जो तुम क्लॉज, बता रहे हो हार्मोन्स, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें, ये इनका एक फंक्शन है। मैं बोल रहा हूँ हाँ, कि तुम ब्लड में एज अ टर्म के बारे में कितना जानते हो, उसके बारे में मुझे प्लाज्मा, बताओ। प्लाज्मा 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 हो गया, ठीक है। और बताओ मुझे। व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स भैया प्लेटलेट्स। प्लेटलेट। प्लेटलेट्स हो गया, वेरी गुड। और मुझे बताओ। और क्या भैया, इतनी है। बस इतना ही कनेक्टिव जानते हो ना। टिश्यू हाँ, कनेक्टिव टिश्यूज, चलो ठीक है, इसको कनेक्टिव टिश्यू बोल दिया तुमने। भैया भैया आप प्रोड्यूस एंटीबायोटिक अगेंस्ट डिसीज यूजिंग। ठीक, चल ये तो समझ गया। सब पढ़ा था, भूल गया। चलो ठीक है, भैया और कोई नहीं। डीएनए डीएनए भी तो होता है। डीएनए हो गया, चलो और ठीक है, और बताओ। क्रोमोसोम्स बस बोल रहा है ये लोग। हो गया। क्रोमोसोम्स। ठीक है, मैट्रिक्स। अब सुनो, अब शांत हो जाओ, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखो, ब्लड को ना मैं मैप के थ्रू तुमको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो पहले सबसे पहले जानो कि तुम्हारा ब्लड है क्या। देखो, ब्लड जब तुम देखोगे ना तो तुमको कैसा दिखाई देगा, एकदम रेड कलर का दिखाई देगा। कैसा दिखाएगा, रेड कलर का। लेकिन अगर मैं पूछूं कि यार रेड कलर ब्लड में ऐसा क्यों आ रहा है, तो उसमें एक पिगमेंट पाया जा रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग ब्लड के अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो हमको उसमें तीन चीजें दिखाई देती है। इसमें से जो पहली चीज दिखाई देती है वो एक वाटरी जैसा सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या दिखाई देगा, प्लेटलेट्स दिखाई देगा। अब इन्हीं प्लेटलेट्स के अंदर तुम्हारे पास काफी सारे तुमको ब्लड सेल्स दिखाई देंगे। अब अगर मान लो कि ब्लड सेल नहीं होगा तो उसमें एक चीज और दिखाई देगी, वो है तुम्हारा प्लेटलेट्स के साथ साथ तुम्हारा प्लाज्मा हो गया। ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बता दिया था। प्लाज्मा तुम्हारा वाटर जैसा सब्सटेंस होता है जो कि तुम्हारा किस चीज को कैरी करके रखता है,
ब्लड सेल को कैरी करके रखता है और साथ ही साथ तुम्हारा प्लेटलेट्स को कैरी करके रखता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रख लेना। तो सबसे पहले मैं तुमको क्या बताऊंगा कि तुम्हारा प्लाज्मा क्या होता है, फिर उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा रेड ब्लड तुम्हारा ये मतलब क्या कहते हैं ब्लड सेल्स कितने टाइप की होती हैं, फिर उसके बाद फिर मैं तुमको प्लेटलेट्स के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो याद रख लेना ये जो तुम्हारा प्लाज्मा है ये एक तरीके का तुम्हारा फ्लूइड मैट्रिक्स है। फ्लूइड मैट्रिक्स का मतलब कि एकदम मतलब अगर मैं बात करूं ना तो ये तुम्हारा 90% तुम्हारा पानी से बन रखा है। किस चीज से बन रखा है? ऑलमोस्ट तुम्हारा इसमें 90% तेज पानी मिल रखा है, ये चीज है। और अगर मैं बोलूंगा कि इसमें क्या क्या चीजें और पाई जाती है इसके अलावा, तो वो सारे डिजोल्व चीजें जो बड़े आसानी से इन पानी में मिल सकती हैं। जैसे कि मैं बोल देता हूँ कि हार्मोन्स हो गए, हार्मोन्स बड़े आराम से मिल जाएंगे। तुम्हारा फूड मटेरियल हो गया, ये बड़े आराम से मिल जाएगा। इवन अगर मान लो कि मैं वेस्टेज के सेंस में CO2 की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जब रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेशन में आपका CO2 आपका क्या होता है, बाहर निकलता है। और मैं बोलता हूँ कि ब्लड के थ्रू वापस आता है, तो ब्लड के थ्रू किस में वापस आता है? या तो वो आपका हीमोग्लोबिन के थ्रू आएगा या तो वो प्लाज्मा के थ्रू आएगा। लेकिन मुझे मालूम था कि भैया CO2 ऑक्सीजन के कंपेयर में आपका ज्यादा डिजोल्व हो जाता है पानी में, और मुझे मालूम है कि जो आपका प्लाज्मा है वो सबसे ज्यादा आपका पानी में मिल रखा है। तो इसी वजह से जो आपका वेस्टेज में जो CO2 है ना वो इसी प्लाज्मा के थ्रू आपके मतलब क्या कहते हैं एवोलिस तक जाता है, और फिर वो लंग्स के थ्रू फिर आपका फ्लश आउट हो जाता है, बाहर चला जाता है। तो इस चीज को याद रख लेना कि ये जो आपका प्लाज्मा है जो कि बेसिकली 90% आपका वाटर से मिलकर रखा है, और जिसके अंदर आपका प्रोटीन, हार्मो फूड्स, वेस्ट प्रोडक्ट, ये जितनी भी चीजें ये सारे आपके मतलब क्या कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। लेकिन ये जो है ये डिजोल्व सब्सटेंस है। लेकिन अगर मान लो कि मैं डिजोल्व सब्सटेंस की बात नहीं करता हूँ तो और भी क्या क्या चीजें पाई जाती है, तो इसके कंपोनेंट्स में तुम लोग ब्लड सेल्स की भी बात कर सकते हो कि इनके अंदर पाए जाते हैं ब्लड सेल। और ब्लड सेल के एग्जाम्पल क्या होंगे तुम्हारे? जैसे कि मान लो ल्यूकोसाइट्स, और तुम्हारा आरबीसी। क्या हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा इंथ्रोसाइट्स, ठीक है, ये हो गया। ल्यूकोसाइट्स को हम लोग बोलते हैं WBC, दूसरे नाम से क्या बोल देते हैं, WBC बोल देते हैं। और इंथ्रोसाइट्स को क्या बोल देते हैं, हम लोग बोल देते हैं रेड ब्लड सेल, जिसको हम लोग RBC पढ़ते हैं। तो पहले प्लाज्मा के बारे में जानो और फिर उसके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये एक बार ब्लड सेल दोबारा से बता देना जो हमने लास्ट में लिखा है ये। नहीं, रेड ब्लड सेल अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। अभी बस केवल तुम इतना जानो कि देखो एक ब्लड है, ठीक है। ब्लड हमें रेड कलर का इस वजह से दिखाई देता है क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और अगर मैं एक्चुअली में तुमको बात करूं तो रेड ब्लड सेल में ही तुम्हारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और पूरे ब्लड में सबसे ज्यादा चीज जो पाई जाती है RBC पाई जाती है। इसी वजह से पूरा ब्लड जो होता है वो रेड हमको दिखाई देता है। लेकिन एक्चुअली में जो तुम्हारा ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा भी पाया जाता है। प्लाज्मा बेसिकली कैसा होता है? प्लाज्मा तुम्हारा एक फ्लूइड मैट्रिक्स टाइप का मतलब पानी जैसा है, जिसमें 90% आपको वाटर मिल रखा है। और उसमें जब आप ध्यान से देखोगे, मैग्नीफाइंग करोगे, तब आपको डिजोल्व सब्सटेंस दिखाई देंगे। वो डिजोल्व सब्सटेंस क्या होंगे? तुम्हारे हार्मोन्स होंगे, वो फूड होंगे। डिजोल्व तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड होगी जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके बड़े आसानी से उसको ट्रांसपोर्ट करा पा रही है। लेकिन इसी प्लाज्मा के अंदर आपका ब्लड सेल्स भी पाए जाएंगे जो कि आपके ल्यूकोसाइट्स और आपके एंथ्रोसाइट्स जो कि RBC और WBC हो रखे हैं। और इसी प्लाज्मा के अंदर आपका प्लेटलेट्स भी पाया जाएगा। समझ में आ गया? आप पूछो। भैया लेकिन ये तो 55% बना था ना, 55% ऑफ ब्लड। प्लाज्मा की बात हो रही है। हाँ प्लाज्मा तो भैया 55% तो बनाता है। प्लाज्मा 90% वाटर का होता है। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं कि तुमसे क्या कर रहा हूँ। तुम ब्लड को तुम सोच रहे हो कि ब्लड तुम्हारा कितने परसेंट का होता है, तो वो तो 45 है। लेकिन मैं नहीं प्लाज्मा की बात कर रहा हूँ। पूरा ब्लड प्लाज्मा थोड़ी नहीं है। नहीं जैसे मैं बात करता हूँ कि क्या पूरा ब्लड प्लाज्मा प्लाज्मा ब्लड है? बनाता है। प्लाज्मा येलोइश फ्लूइड है। अच्छा, जैसे मान लो कि मैं वो ब्लड को बनाता है 55%। 55% बनाता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि प्लाज्मा तुम्हारा किस चीज से बना है, तो प्लाज्मा भी पानी से बना है। और वो कितने परसेंट पानी से बना है? वो 90% पानी से बना है। ये कुछ वैसा ही है जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि शुगर केन को पानी में मिला दो। शुगर केन तुमने 100 ml लिया और पानी में तुमने 100 ml में मिला दिया, ठीक है। तो जब जब तुम इसका टोटल पानी का वेट करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा? तुम कहोगे यार 110 मतलब क्या कहते हैं 100 ml तो वाटर का हो ही गया। लेकिन क्या शुगर जो तुमने शुगर केन का जो जूस निकाला, क्या उसमें पूरा तुम्हारा पानी होगा? पूरा पानी तो नहीं होगा। हो सकता है कि इसमें 60% पानी हो, बाकी सब न्यूट्रिएंट हो। आप समझ में आ गया? हाँ भैया हाँ भैया। ठीक, ऐसे ये भी प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा जिस चीज से बना है वो 90% पानी से बना हुआ है। लेकिन अगर मैं पूरे ब्लड के कंपोजिशन की बात करूंगा तो उसमें 45% पानी पाया जाता है। समझ में आ गया? अब हाँ इतना है? भैया। आ गया? तो ठीक है, अभी हाँ मतलब भैया। धीरे धीरे पढ़ाएंगे। तो देखो, ये जो तुमको बार बार जो डायग्राम दिखा रहा है ना, ये ऐसे धीरे धीरे। अभी मैंने केवल ब्लड में
केवल प्लाज्मा के बारे में पढ़ाया है। अब इसके बाद ब्लड सेल्स में आएंगे जिसमें आरबीसी के बारे में पढ़ाएंगे, फिर डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ाएंगे, इन सारी चीजों के बारे में दिखाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट है। जैसे इसको देखो, ये चीज है ना, इसको तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये क्या है? ये तुम्हारा ब्लड है। ब्लड में क्या पाए जा रहे हैं? ब्लड सेल्स पाए जा रहे हैं, जो कि तुम्हारे क्या है, व्हाइट ब्लड सेल और आपके रेड ब्लड सेल। ये चीज हो गया। माइक ऑफ करो। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ आपका प्लाज्मा भी पाया जा रहा है, और प्लाज्मा के अंदर नहीं पाए जा रहे। बेसिकली प्लाज्मा लिक्विड है, तो ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो सेल है, इनमें वो तैरते रहते हैं। क्या रहते हैं? वो तैरते रहते हैं। बस बात ये हो रखी है, ये चीज है। तो तुम लोग बात काफी बार ये सोचते हो कि यार ये प्लाज्मा का ही पार्ट है। नहीं, प्लाज्मा का पार्ट नहीं, ये अलग पार्ट है। बस वो लिक्विड स्टेज में है, और ये तुम्हारे सेल के स्टेज में, जो कि उनमें तैरते रहते हैं। जैसे रुको, मैं अभी तुम लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसको देखो, इसको देखो। ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा मान लो कि ये लिक्विड है, जो हम इसमें देख भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसी लिक्विड के अंदर तुमको ये व्हाइट कलर के जो दिख रहा है, ये डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, ये क्या डब्ल्यूबीसी। और जो रेड कलर के जो तुमको पिगमेंट दिखे थे, ये क्या थे? ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल थे। और ये किसमें ट्रेवल कर रही है? तुम्हारे वेन्स और आर्टरीज में ट्रेवल कर रहे हैं, कैपिलरीज में ट्रेवल कर रहे हैं। जिनको कौन पंप कर रहा है? तुम्हारा ये हार्ट पंप कर रहा है। और ये हार्ट ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का की ऑर्गन है। तो ये देखो, ये क्या है? ये तुम्हारा है रेड ब्लड सेल। तो ये रेड ब्लड सेल कहाँ पाया जा रहा है? ये तुम्हारा प्लाज्मा में नहीं पाया जा रहा, प्लाज्मा के अंदर नहीं पाया जा रहा। बस बेसिकली क्या है कि प्लाज्मा तुम्हारा एक लिक्विड जैसा मटेरियल है, उसमें तैर रहा है। ठीक है, ऐसे ये क्या है तुम्हारा? ये डब्ल्यूबीसी है, जिसको हम लोग व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। तो इन सब के अभी अलग अलग फंक्शन आएंगे, उनके सब के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये सारी क्या चीजें? ये सब तुम्हारे प्लेटलेट्स हैं, जो कि बेसिकली कहीं भी अगर जैसे कहीं कट्स लग जाते हैं तो उनको फिलअप करने की कोशिश करते हैं। तो ये ब्लड की कंपोनेंट्स है। समझ में आ रहा है? प्लाज्मा एक लिक्विड टाइप का मटेरियल है, फ्लूइड मैट्रिक्स है, जिसके पास तुम्हारे 3 सेल उसमें तैरते हुए दिखते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल, जो कि बेसिकली एक प्रकार का ब्लड सेल्स हो रखे हैं। जो कि मैंने अभी ऊपर ये जो मैंने बताया था, ये चीज है ना, ये वाला हो गया, ये ब्लड सेल्स है ना, एक व्हाइट ब्लड सेल और एक रेड ब्लड सेल। लेकिन अगर मैं बात कर दूंगा कि मतलब प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स भी उसी में फैल रहा है, लेकिन ये ब्लड सेल का पार्ट नहीं होता है, ये अपना एक अलग ही पार्ट होता है। ये चीज है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। तो हम लोग ब्लड को क्या डिफाइन कर सकते हैं? ब्लड को बोल सकते हैं कि ब्लड इज अ लिक्विड, है ना, और अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। मतलब कि ब्लड के अंदर एक लिक्विड है, जिसको जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, और उसमें क्या पाए जाते हैं? रेड ब्लड सेल पाए जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल पाए जाते हैं, और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ये, लेकिन अगर मैं प्लाज्मा को डिफाइन करूंगा कि प्लाज्मा क्या होता है, तो मैं प्लाज्मा को ये बोलूंगा कि प्लाज्मा एक लिक्विड है, जो कि 90% वाटर से बना है, और उसके अंदर आपको डिजोल्व फॉर्म में आपको मतलब क्या कहते हैं, मिनरल्स मिल जाएंगे, फूड मिल जाएंगे, वेस्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा, हार्मोन्स मिल जाएंगे, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और यही प्लाज्मा आपका मतलब क्या कहते हैं, लंग से लेकर बाकी हर सेल तक जाता है, थ्रू द कैपिलरीज, थ्रू द वेन्स, थ्रू द आर्टरीज। ये चीज है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हाँ भैया। आ गया ना? ठीक है, अभी इसका आंसर बता दो। आर्यन? देख दिख नहीं रहा भैया भैया। आर्यन? हाँ भैया बता रहा हूँ। व्हाट इज द मेन पिगमेंट दैट मेक ब्लड रेड? भैया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, वेरी गुड, है ना, ये चीज है। और हीमोग्लोबिन क्यों रेड कर पा रहा है? वो तो आरबीसी का पार्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ब्लड में पाया जाता है आरबीसी पाया जाता है, इसी वजह से वो रेड दिखता है, अदरवाइज वो रेड ना दिखे। प्लाज्मा हमारा व्हाइट कलर का, येलो कलर का सब्सटेंस होता है, कलरलेस सब्सटेंस होता है। अब ये इसका आंसर बता दो। अमन? Which of the following is a compound of blood? भैया प्लाज्मा। प्लाज्मा, ठीक है, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। अंश? Blood is described as a red-colored fluid that circulates throughout the body. What is the technical term for this type of tissue? Epithelial tissue, muscle tissue, nervous tissue, connective tissue. भैया D वाला connective tissue होता कनेक्टिव है। टिश्यू। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि तुम्हारे आर्टरीज, तुम्हारे वेन्स, तुम्हारे कैपिलरीज के थ्रू सारे सेल्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसके थ्रू ये आपके एनर्जीज को सप्लाई कर रहा है, हार्मोन्स को सप्लाई कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, वेस्टेज को वो बाहर फ्लश आउट कर रहा है। तो कनेक्टिव टिश्यू उसको बोला जाता है। ब्लड एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है, मसल एक तरीके का तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, मसल्स टिश्यूज होते हैं,
ये सारे हो गए। तो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज किस किस बेसिस के किस किस फंक्शन के बेसिस पे जाने जाते हैं, ये उनके नाम है। समझ में आ गया? जैसे तुम्हारी स्किन हो गई, वो भी एक टिश्यू, वो भी एक सेल है। स्किन सेल में जैसे स्क्वामस सेल्स, तुम्हारे स्क्वामस केराटिनाइज सेल्स, क्यूबाइडल सेल्स, तुम्हारा ये कॉलमुलर सेल्स है ना। लेकिन अगर मैं बात करूंगा वो सेल किसके पार्ट है, वो तुम्हारा एक एपिथेलियल टिश्यूज के पार्ट है। ठीक है, ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज में काफी सारे आते हैं, जैसे लिम्फ हो गए, ब्लड हो गए। तो ये सारे टिश्यूज के उसका एक पार्ट है बस्कुलर ब्लड, जो कि बेसिकली एक जगह से दूसरे जगह को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। डिफेंशियल बोला था, अर्पित इसका आंसर बताओ। Which of the following is not a component of blood according to the provided text? Red blood, purple, white blood. क्या होगा इसका आंसर? बता रहा हूँ। रुद्र तुम बताओ। बोन मैरो, बोन मैरो। ठीक, वेरी गुड, बोन मैरो। देखो एक्चुअली में तुम्हें बताया, बोन मैरो से निकल कर आता है रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। ये जो हाँ व्हाइट ब्लड सेल होता है, प्लेटलेट्स होती है, ये सारे तुम्हारे बोन मैरो से निकल कर आती भैया हैं, ये जो कि कॉर्पल्सिस का होता है, कॉर्पल्सिस। सेल होता है, बस उसका पार्ट होता है, ये चीज है। कॉर्पस्कल मतलब कि मतलब ये तुम्हारे सेल होता है, सेल से वर्ड निकल कर आया है। अगर मैं कॉर्पस्कल्स नहीं बोलूंगा तो मैं सेल भी बोल सकता हूँ। ये चीज है, और कुछ नहीं हो गया। चलो आ जाओ। अब ये देखो, ये क्या है, ये प्लाज्मा है। अभी तुम लोग प्लाज्मा के बारे में देखो, मैं प्लाज्मा क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो ये है तुम्हारा प्लाज्मा, ठीक है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारी क्या सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ऊपर तुमको लिक्विड लिक्विड जैसा भी मटेरियल दिखा था, नीचे तुम्हारा रेड कलर का मटेरियल दिखा था। अभी फिर से तुमको दिखाते हैं। तो देखो बेसिकली क्या होता है, इसमें ब्लड को डालते हैं, ब्लड को रखते हैं, और ये काफी तेज रोटेट करता है। रोटेट करने के बाद क्या होता है कि जो तुम्हारा हैवी मटेरियल होता है वो तुम्हारा नीचे आ जाता है, जो लाइटर मटेरियल होता है वो ऊपर आ जाता है। तो देखो इस तरीके से हम लोग बड़े ही आसानी से प्लाज्मा को कलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्लाज्मा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखो, ये प्लाज्मा था, ठीक है। अब अगर मैं बोल दूं कि जो नीचे नीचे कलर का रेड कलर का दिख रहा है, इसमें क्या पाया जा रहा है सबसे ज्यादा? इसमें तुम्हारा पाया जा रहा है आरबीसी पाया जा रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि चलो ठीक है, आप केवल काम करते हैं इसी आरबीसी को तुम्हारे डाल देते हैं, नसों में डाल देते हैं, तो ये तुम्हारा आरबीसी पहुंच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आरबीसी एक सेल है, कोई लिक्विड नहीं है, कोई फ्लो नहीं कर पा रहा है, इसके पास कोई भी फ्लूडिटी नहीं है। फ्लूडिटी होने के लिए या तो आप एयर दो या तो आप वाटर दो। तो वाटर जैसा काम क्या कर रहा है? ये काम कर रहा है, जो कि है क्या, प्लाज्मा है। तो अगर एक्चुअली में जो ब्लड होता है वो मिला मिला सा होता है, मतलब कि ये प्लाज्मा हेल्प कराता है कि जितने भी तुम्हारे सेल हैं, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, वो एक जगह से दूसरी जगह बड़े आसानी से पहुंच सके। और यही प्लाज्मा तुम्हारा 90% वाटर से मिलकर बना होता है। और इसी प्लाज्मा के अंदर तुमको, अगर मैं बोलूंगा कि 90% वाटर से तो मिला, बाकी चीजों से क्या मिल रखा है, तो इसी के अंदर तुमको प्रोटीन भी मिलेगा, डाइजेस्टेड फूड भी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, कुछ कॉमन सॉल्ट भी मिलते हुए दिखाई देंगे। वेस्ट प्रोडक्ट में जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया, हार्मोन हो गया, तो ये इनके थ्रू तुम्हारे मतलब ट्रेवल करते हैं एक सेल से दूसरे सेल, ताकि तुम्हारा रेस्पिरेशन भी हो सके, तुम्हारा एब्जॉर्प्शन भी हो सके, एसिमिलेशन भी हो सके। तो प्लाज्मा क्या करता है, ये सारे जितने भी डिजॉल्व सब्सटेंस है उनको एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ट्रेवल करा के लेके जाता है। इसका मतलब है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारे तुम्हारे प्लाज्मा में इमर्ज होते हैं, वो उनका कोई पार्ट नहीं होते। तो याद रखे ना कि प्लाज्मा एक फ्लूइड पार्ट है तुम्हारा ब्लड का। पूछो। मैं कंपाउंड बोल सकते हैं इनके? हाँ, ये बोल सकते हो कि इनके कंपाउंड्स है जो इनसे मिलकर बने हुए हैं, ये चीज हो गया। आप आ गया समझ में? हाँ भैया। ठीक है। और ये किस कलर का रहेगा? तुम्हारा कलरलेस लिक्विड रहेगा, इस चीज को याद रख लेना। तो अभी देखो इसको दिखाते हैं। अब मान लो किसी को कलेक्ट कर लूं, तो अब देखो क्या होता है एक्चुअली, जब हमारा मतलब क्या कहते हैं, जब किसी को डेंगू होता है तो कहते हैं कि भाई प्लेटलेट्स चढ़ानी है, प्लाज्मा मतलब क्या कहते हैं, प्लाज्मा चाहिए तुम्हारा, है ना, प्लेटलेट्स चाहिए। तो हम लोग आरबीसी को इस तरीके से बाहर निकाल लेते हैं, और फिर प्लेटलेट्स हो गया, ये सारी चीजें हो गया, इसके तरफ फिर हम लोग फ्लश आउट करके फिर बड़े आसानी से जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको दे देते हैं। तो ये देखो, ये है तुम्हारा प्लाज्मा एक्चुअली में, इसी के अंदर तुम्हारे सारे डिजॉल्व सब्सटेंस है। लेकिन अगर मान लो कि मैं ब्लड मिला, अगर जैसे मान लो कि डिजॉल्व अगर सेंट्रीफ्यूगल फ्लोशन नहीं करता, तो ये जो नीचे तुम्हारा इसमें रेड कलर का जो दिख रखा है, ये थ्रू आउट मिला रहता है, जैसे हमारा प्योर ब्लड जैसे हम लोग को दिखता है, वो हो गया। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू हम लोग इसको मतलब क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू हम लोग इसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं, प्लाज्मा अलग निकाल सकते हैं, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। चलो वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो, काट देंगे। What percentage of plasma is water? 90%. 90%, वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो आयुष।
What is the fluid part of blood called plasma? प्लाज्मा, वेरी गुड। आ जाओ प्रणव, इसका आंसर बता दो। Which of the following is not listed as a substance dissolved in plasma? Protein, hormones, digested food, oxygen. भैया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, वेरी गुड, है ना। क्योंकि ऑक्सीजन के लिए कौन सा चीज सप्लाई करता है, वो हीमोग्लोबिन, वो आरबीसी का पार्ट है। लेकिन बाकी जितने भी डिसॉल्व चीजें होती जो पानी में डिसॉल्व हो सकती, वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होके एक सेल से दूसरे सेल में बड़े आराम से जा सकती हैं। ये हो गया। चलो अब इसका आंसर बता दो रुद्र। वो सर अभी लीव करके चला गया। अच्छा, लीव करके चला गया। चलो चलो ठीक है। आर्यन तुम बताओ बेटा इसका आंसर। हाँ भैया, what is the main function of plasma as described in the text? It carries red blood cell and white blood cell and platelet. It produce red blood cell. It carry dissolved substance throughout the body. भैया सी वाला। सी वाला, वेरी गुड, है ना। ये चीज हो गया। तो इसका मतलब है कि ब्लड का हमने एक कंपोजिशन समझ लिया, है ना, कि यार ब्लड जो तुम्हारा एक्चुअली में दिख रहा है वैसा है नहीं। उसके अंदर एक लिक्विड मटेरियल पाया जा रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा डिसॉल्व सब्सटेंस रखता है। क्या रखता है? एक तो डिसॉल्व सब्सटेंस रखेगा। अब अगर मान लो कि ये डिसॉल्व सब्सटेंस नहीं रखेगा तो ये कुछ चीजों को कैरी करके चलता है कि हाँ चलो ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। और वो कैरी करके क्या चीज चल रहा है? कुछ तो तुम्हारी ब्लड सेल्स हो गई। मतलब कि अगर ब्लड सेल नहीं लिखूंगा तो केवल सेल्स भी लिख सकता हूँ कि यार कुछ सेल्स होती हैं और इनमें कुछ पार्ट होते हैं जो इनको हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो अभी का जो हमारा टारगेट है वो ये है कि मैं ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो देखो, ब्लड सेल्स तुम्हारे दो कैटेगरी में डिवाइड है। एक को बोला जाता है तुम्हारा ल्यूकोसाइट्स और एक को बोला जाता है तुम्हारा एंथ्रोसाइट्स। ठीक है। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो तुम्हारे होते हैं डब्ल्यूबीसी, जिनको हम लोग बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। और जो तुम्हारे एंथ्रोसाइट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा मतलब कि आरबीसी, जिनको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल। तो जब तुम्हारा एनडी और सीडीएस का क्वेश्चन आता है तो उसमें सिंपल ऐसे ही पूछ लेता है कि बाय विच अदर नेम्स द डब्ल्यूबीसी इज रिकॉग्नाइज्ड एज, नोन एज। आरबीसी किस नाम से जाना जाता है? तो ये चीज हो गया। तो सबसे पहले तो मैं तुमको एंथ्रोसाइट्स आरबीसी के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो याद रखो, जो तुम्हारा आरबीसी है वो बेसिकली रेड कलर का दिख रहा है। और वो रेड कलर का हमको क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसी में तुम्हारा पाया जा रहा है हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है। तो अभी तुम्हारे माइंड में फिर से क्वेश्चन आएगा कि भैया आपने बोला था कि आपका ब्लड आपका रेड कलर का इस वजह से दिख रहा है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है। तो बात ये है कि इस ब्लड में प्लाज्मा से भी ज्यादा, ब्लड से भी ज्यादा, ब्लड सेल में सबसे ज्यादा जो सेल पाया जाता है वो तुम्हारा आरबीसी पाया जाता है। और आरबीसी तुम्हारा रेड कलर का दिखता है तुम्हारा हीमोग्लोबिन की वजह से। इसी वजह से पूरा ब्लड तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा रेड कलर का दिखता है। अब ये हीमोग्लोबिन तुम्हारा केवल आरबीसी को रेडी नहीं करता, ये तुम्हारा और भी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने की मदद में आता है। जैसे कि तुम्हारा हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है वो काफी अच्छे तरीके से इस हीमोग्लोबिन तुम्हारा पिगमेंट के साथ बड़े आराम से मिल जाता है और तुम्हारा लंग्स के थ्रू होते हुए बाकी सेल्स में जा पाता है। ये चीज है। तो इसका मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन जो तुम्हारा बेसिकली प्रेजेंट है आरबीसी में, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और फिर वो तुम्हारा एक जगह से दूसरे जगह थ्रो पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ये चीज हो गया। और इवन अगर मैं बात करूं कि क्या केवल ऑक्सीजन को ही कैरी कर सकता है, नहीं, ऑक्सीजन के साथ साथ CO2 को भी कैरी कर सकता है। लेकिन CO2 को कम कैरी करेगा, ऑक्सीजन को ज्यादा कैरी करेगा। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा है और CO2 की एफिनिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि CO2 डिसॉल्व सब्सटेंस है और ये तुम्हारा प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर तुम्हारा एवोनीज तक जाने की कोशिश करता है। ये हो गया। अभी अगर मान लो कि मैं आरबीसी को तुमको बताने की कोशिश करूं तो आरबीसी थोड़ा सा डिस्क्वाडल इन शेप का होगा। डिस्क्वाडल इन शेप का मतलब कि बीच सेंटर में थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, खाली खाली होगा। जैसे कि एल्पेलीवे वाली टॉफी अगर जैसे तुम देखोगे ना तो सेंटर में थोड़ा सा खाली होगा, आगे से भी पीछे से भी, तो वो ऐसा दिखाई देता है। ये चीज। और ऐसा क्यों है और इतना ज्यादा स्पेस क्यों बना रहा है, ऐसा ज्यादा गड्ढा क्यों बना रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो तुम्हारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है वो तुम्हारे ट्रेवल कर पाए। और अगर आरबीसी सेल की बात करता हूं तो इसमें तुम्हारा न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता। अब न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, इसी वजह से तुम्हारा ज्यादा दिन तक जिंदा भी नहीं रह पाता। इसका मतलब है कि अगर मैं इसकी लाइफ साइकिल की बात करूंगा तो रेड ब्लड सेल मुश्किल से मुश्किल मतलब जैसे मान लो कि तुम्हारा 1 से 2 दिन चलेगा, ये चीज चलेगा। मतलब कि एक दिन में तुम्हारे लाखों करोड़ों तुम्हारे मतलब रेड ब्लड सेल बनते हैं और लाखों लाखों करोड़ों तुम्हारे रेड ब्लड सेल तुम्हारे डेड होते हैं। ये चीज हो गया। इसका मतलब क्या चीज है, ये तुम्हारे क्विकली तुरंत बन जा रहे हैं। क्यों बन जा रहे हैं? क्योंकि भाई न्यूक्लियस नहीं तो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे और हमें अपने ऑक्सीजन को रेस्पिरेट भी करना है। तो हमारा क्या करता है, तुम्हारा जो बेसिकली जो बोन मैरो है, बोन मैरो जल्दी 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 इस रेड ब्लड सेल को तुम्हारा प्रोड्यूस करता है। तो अगर एस्टिमेशन की बात करूंगा तो हर दिन कम से कम तुम्हारा बोन मैरो कम से कम 3 मिलियन से भी ज्यादा तुम्हारा रेड ब्लड सेल को
प्रोड्यूस करता है, ये चीज हो गया। तभी हम लोग बोलते हैं कि कभी भी अगर किसी पर्सन को ब्लड डोनेट करते हैं तो वो क्विकली हमारे बॉडी में रिकवर हो जाता है थ्रू 3 महीने में या 3 दिन में। ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा न्यूक्लियस नहीं है तो जल्दी डेड भी हो जा रहा है और जल्दी प्रोड्यूस भी हो जा रहा है। और न्यूक्लियस ना होने की वजह से, ज्यादा स्पेस होने की वजह से ऑक्सीजन भी बड़े अच्छे से तुम्हारा ट्रेवल कर जा रहा है। तो ये है तुम्हारा आरबीसी, जो कि सबसे क्या है, तुम्हारा फास्ट है, बोन मैरो में सबसे जल्दी प्रोड्यूस बनने वाला और जल्दी से ट्रेवल करने वाला, सबसे ज्यादा कंपोनेंट ब्लड में पाए जाने वाला। तो मुझे तो एंथ्रोसाइट्स ऐसा आरबीसी समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया। हाँ भैया। आ गया। अब देखो तुम्हारा दूसरा जो आता है ब्लड सेल में, उसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का काम होता है तुम्हारा फाइट करना। किस काम में आएगा तुम्हारा? ये फाइट करने के काम में आएगा। किस चीज से? तुम्हारा जैसे मान लो कि कोई इन्फेक्शन हो गया तो उस चीज में आ गया, Foreign या फिर जैसे मान लो कि कोई फॉरेन बॉडी आ गई तो उस चीज में काम में आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि व्हाइट ब्लड सेल हमें फॉरेन बॉडीज से, कि ताकि डिजीजेस ना हो, तो उन डिजीजेस से लड़ने से मदद करता है। लेकिन इसके साथ साथ ये और भी चीज करता है। फाइट तो करेगा ही करेगा, लेकिन अगर मान लो कि एक बार इसने फाइट कर ली तो इसके बाद मतलब कि इसको समझ में आ गया कि यार जो तुम्हारा दुश्मन था वो दुश्मन कैसा है, तो अब ये क्या करेगा, ये तुम्हारा एंटीबॉडीज बनाएगा। मतलब कि अपने जैसे और लोगों को बनाएगा। क्या ये उसको नोटिफिकेशन दे देगा कि देख भाई ये ऐसा ऐसा, ये इस तरीके से लड़ता है तो तुझे ये काम करना है। तभी तुमने देखा होगा कि लोग वैक्सीन लगाते हैं। तो वैक्सीन में बेसिकली क्या होता है कि वैक्सीन में हल्की डोजेस में तुम्हारा मतलब वायरस होता है जो जाता है, और हमारा जो डब्ल्यूबीसी उससे लड़ता है, और जब लड़ जाके जीत जाता है तो फिर वो उसी की जैसी अपनी एंटीबॉडीज बनाने लगता है कि और भी ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल बनाओ, और एंटीबॉडीज बना के अगर इस तरीके की सेल आती है तो उनको तुरंत मार दो। ये चीजें कर दो डब्ल्यूबीसी। तभी तुमने देखा होगा कि जब कभी भी किसी का प्लेटलेट्स और ये सारी जब चीजें चेक की जाती है तो उस पर यह भी देखा जाता है कि ब्लड व्हाइट ब्लड सेल तुम्हारी इस तरीके की एंटीबॉडीज बना रही कि नहीं बना रही। जब किसी को टाइफाइड होता है, या फिर जैसे मान लो कि किसी को जब मॉस्किटो से एक रिलेटेड डिजीज होती है जिसमें प्लेटलेट्स काफी घटने लगती है, जिसको डेंगू बोलते हैं, तो डेंगू में क्या चेक करते हैं कि यार डब्ल्यूबीसी जो बनाई है, जो तुम्हारी व्हाइट ब्लड सेल है, उसने वो वाली एंटीबॉडीज बनाई है जो मतलब क्या कहते हैं कि जो मतलब तुम्हारे उसको ट्रीट करती है, डेंगू को ट्रीट करती है। तो अगर बनाई होती तो हम लोग तुरंत पहचान लेते कि हाँ यार इंसान को डेंगू हुआ है, जिसकी वजह से उसका प्लेटलेट्स कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि बॉडी में कट आ रहे हैं, ज्यादा कट हमको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स का काम ही होता है बॉडी के कट्स को फिल करना। तो अभी इसके बारे में बाद में पढ़ाएंगे। तो याद रखो जो ल्यूकोसाइट्स है डब्ल्यूबीसी, वो फाइट तो कर ही रहा है इन्फेक्शन से, फॉरेन बॉडी से, कि ताकि डिजीज ना हो। लेकिन एक बार अगर वो फाइट कर ले रहा है तो उसका मतलब है कि उसके पास उसकी नॉलेज आ गई, तो वो क्या करेगा, वो एंटीबॉडीज बनाएगा कि ताकि अब फर्दर अगर कोई इन्फेक्शन आता है तो मैं बड़े आसानी से उससे लड़ सकूं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो अब देखो ये जो डब्ल्यूबीसी है, ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारा रेड ब्लड सेल है। ये रेड ब्लड सेल तो तुम्हारा सेम शेप का है, मतलब कि ऐसा ही शेप का होगा, मतलब कि डिस्कॉर्डल शेप का होगा। किस शेप का होगा? डिस्कॉर्डल शेप का होगा। लेकिन ये जो तुम्हारा व्हाइट ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल में जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है, वो बेसिकली न्यूक्लियस डिफरेंट होने की वजह से, उनके लोकेशन डिफरेंट होने की वजह से तुम्हारा ये जो ल्यूकोसाइट्स है, मतलब कि ये जो तुम्हारा व्हाइट ब्लड सेल है, ये काफी तरीके से पाया जाता है। अब हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं तुम्हारा ग्रैनुलर साइट्स। ग्रैनुलर साइट्स मतलब कि जो तुम्हारा ग्रेन जैसा तुमको दिखाई देगा, मतलब कि उसमें ज्यादा तुमको कोई एंगल्स वगैरह नहीं दिखाई देंगे। और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंग्रुलर साइट्स बोलते हैं। क्या बोलते थे? एग्रेन्युलोसाइट्स। ये चीज हो गया, मतलब कि उसमें एंगल टाइप से ज्यादा चीज दिखाई देंगी। अब इसी ग्रैनुलर साइट्स में तुमको तीन टाइप के सेल्स दिखाई देंगे। एक होगा तुम्हारा न्यूरोफिल्स। क्या होगा तुम्हारा? एक होगा तुम्हारा न्यूरोफिल्स हो गया, एक हो गया तुम्हारा एसिनोफिल्स हो गया। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब 9th क्लास में पढ़ा तो थोड़ा सुन लो, ठीक है। एक हो गया तुम्हारा बेसोफिल्स हो गया। अब देखो ये भी सारे तुम्हारे फाइट्स और जंप्स को किल करने में काम में आ रहे हैं, लेकिन इनका न्यूक्लियस का वेरिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे इसमें हो सकता है कि तुम्हारा जो न्यूक्लियस है, 3 न्यूक्लियस पाए जा रहे हो, इंटरकनेक्टेड हो। तुम्हारा इंसोफिल्स में तुम्हारे 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो एक साथ ऐसे इंटरकनेक्टेड है। बेसोफिल्स में जो तुम्हारा न्यूक्लियस पाया जा रहा है थोड़ा सा बड़ा पाया जा रहा है, वो भी 2 पाया जा रहा है, लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंस है। साइटोप्लाज्म डिफरेंट हो गया, ठीक है। फिर तुम्हारा एंग्लोरोसाइट्स होता है, वो भी तुम्हारा 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो जो पहली कैटेगरी आती है वो आती है तुम्हारी मोनोसाइट्स की आती है। किसकी आती है? मोनोसाइट्स की। और ये भी 2 कैटेगरी में होता है। एक होता है तुम्हारा मैक्रोफेज और एक होता है तुम्हारा डेंड्राइट सेल। डेंड्राइट सेल जैसे स्टारफिश जैसा दिखाई देगा, है ना, वो भी, लेकिन ये भी लड़ने के काम में आ रहा है। मोनोसाइट्स भी लड़ने के काम में आ रही है, ये सारी चीजें आ रही क्योंकि डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है। और एक तुम्हारा होगा तुम्हारा लिम्फोसाइट्स।
जैसे को तुमने पढ़ा होगा, लिम्फ के बारे में पढ़ा होगा, है ना, ये भी कैसा होता है, लिम्फ, उसमें लिम्फ में लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। अब हो सकता है कि स्मॉल भी पाए जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में पाए जाए, लार्ज टुकड़ों में भी पाए जाए। अगर लार्ज टुकड़ों में पाए जा रहे हैं तो इनको नेचुरल किलर बोलते हैं, कि मतलब ये तुरंत मारेंगे, क्या मारेंगे, तुरंत मारेंगे, ये चीज हो गया। और जो स्मॉल टुकड़ों में होंगे, अब इनमें एक पाया जाएगा तुम्हारा बी सेल और एक पाया जाएगा टी सेल। अब ये जो टी सेल होता है ये तुम्हारा एक तरीके का हेल्पर सेल होता है। हेल्पर सेल मतलब कि ये तुम्हारा हेल्प, मतलब क्या कहे, एक तरीके से बताएगा बी सेल को कि भाई एंटीबॉडीज बना और इसको मार, ये चीज कर। तो टी सेल अपनी नॉलेज को देता है, बी सेल उसको बनाता है, वो इस तरीके से किल करता है। तो ये हमारे लिम्फ नोड्स में पाया जाता है, लिम्फोसाइट्स में पाया जाता है। तो ये लिम्फ नोड्स क्या होता है, लिम्फोसाइट्स क्या होता है, और ये तुम्हारा लिम्फ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में भी बताऊंगा। और फिर इसके बाद लास्ट चीज आती है तुम्हारा थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होता है थ्रोम्बोसाइट, और इसमें जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं पाए जाते हैं वो मतलब इनमें कोई भी ज्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी। जो उसका न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा फ्री इन नेचर का होता है, ये है। तो ये तुम्हारे डब्ल्यूबीसी डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस की लोकेशन के हिसाब से और इन सारी चीजों के हिसाब से, जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं शेप के हिसाब से, डब्ल्यूबीसी को इस तरीके से कैटेगराइज करने की कोशिश की गई है। तो मुझे बताओ, जो ब्लड में ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, जितने भी टाइप के पाए जाते हैं, एक डब्ल्यूबीसी, एक आरबीसी, उसके बारे में किसी को कोई दिक्कत या फिर कोई डाउट बताओ मुझे। नहीं भैया। नहीं, पक्का, वेरी गुड। आ जाओ, अब तुम लोग को दिखाते हैं। अब देखो बात ये ना, अभी अगर जैसे तुमको मैंने, अगर जैसे मैंने तुमको ये दिखाया था, सॉरी इसको भी और दिखाते हैं, ठीक है, एक सेकंड, ये था, है ना, ये देखो, अगर तुम इनको देखोगे तो कुछ सेल तुमको स्फेरिकल शेप के दिख रहे होंगे, कुछ तुमको एंगुलर शेप के भी दिख रहे होंगे। तो मैं तुमको यही बताना चाह रहा हूँ कि देखो, जब ये तुम्हारे सेल्स को, जब ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फैगोसाइटोसिस करते हैं, फैगोसाइटोसिस का मतलब ये दूसरे सेल को पूरा जिंदा एक साथ पूरा निकल के खा जाते हैं, तब हो सकता है कि तुम्हारे केवल स्फेरिकल शेप में पाया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि अपनी शेप को तुरंत चेंज भी कर रहा हूँ, है ना। स्फेरिकल से मतलब क्या कहते हैं ओवल शेप करके, या फिर जैसे मान लो कि वो स्यूडोपीडिया फॉर्म करके, मतलब कि एक तरीके से फैगोसाइटोसिस करके उस जर्म सेल को खाने की कोशिश करेंगे, ये चीज है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया डब्ल्यूबीसी के बारे में? हाँ भैया। आ गया, समझ आ गया। चलो वेरी गुड। अब तुम लोग को दिखाते हैं, ठीक है। पहले तो रेड ब्लड सेल के बारे में दिखाना पड़ेगा, है ना। पहले तो रेड ब्लड सेल के बारे में देखो, ये है तुम्हारा रेड ब्लड सेल, ठीक। और ये देखो किस शेप का है तुम्हारा, डिस्क्वाइडल शेप का है। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो किस शेप का तुमको दिखाई दे रहा है, डिस्क्वाइडल शेप का दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है, बीच में भी छेद है, नीचे से भी छेद है ना, बीच में इस तरीके से छेद है। तो इसी जगह तुम्हारा मतलब हीमोग्लोबिन कंटेंट पाया जाता है, जो कि तुम्हारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह करता है ना। और ये रेड कलर का क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें तुम्हारा हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है। तो ये देखो, ये तुम्हारी क्या है, ये कैपिलरीज है, इसके थ्रू तुम्हारा बेसिकली बड़े आराम से ऑक्सीजन, और ये तुम्हारा मतलब कुछ हद तक ऑक्सीजन, कुछ हद तक वो हो रहा है। और ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, ये तुम्हारे बोन मैरो से प्रोड्यूस हो रही है ना। तो ये बोन मैरो को स्केल फंक्शन दिखा रहा है, यहाँ देखो ये बोन मैरो। तो याद रख लेना, रेड ब्लड सेल रेड कलर के स्पेशल दिखाई दे रहा है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है, और ये तुम्हारा ऑक्सीजन को कैरी करता है, जिसके हेल्प से ये तुम्हारा लंग से बॉडी के हर सेल तक वो तुम्हारा पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसका मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन जो तुम्हारा ब्लड सेल में प्रेजेंट है, वही तुम्हारा ऑक्सीजन को कैरी करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करता है, ठीक है, इन द बॉडी टिश्यूज में, ये हो गया। लेकिन हीमोग्लोबिन साथ में तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक पहुंचाने के लिए, है ना। क्यों, और लेकिन अगर बात करूंगा कि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिर कौन तुम्हारा ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो है तुम्हारा प्लाज्मा। क्यों, क्योंकि वो डिसॉल्व हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। और अगर तुम रेड ब्लड सेल को अगर तुम फिर से देखोगे तो ये किस शेप में दिखाई दे रहा है, तुम्हारा सर्कुलर इन शेप। तो लेकिन अगर तुमसे पूछे कि सर्कुलर ही होता है, तो तुम बोल सकते हो कि डिस्क्वाइडल शेप का सर्कुलर शेप में होता है, इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। और न्यूक्लियस ना होने की वजह से ये तुरंत क्विकली तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा मेड भी होगा, तुरंत क्विकली तुम्हारा खत्म भी हो जाएगी, ये चीज है। और अगर मैं बात करता हूँ कि आरबीसी कितने दिनों तक जिंदा रहती है, तो केवल 4 महीनों तक जिंदा रहती है। इतने छोटे दिनों तक जिंदा रहने की वजह यही है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि पर डे कितनी बनती है, तो लगभग तुम्हारे मिलियंस ऑफ द तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं आरबीसी बनती रहती है, हर दिन बनती रहती है, मेन बारो बनाता रहता है, आरबीसी बनाएगा, याद रख लेना। डब्ल्यूबीसी की बात नहीं हो रही, आरबीसी की बात हो रही है, ये चीज है। तो जब भी कोई भी इंसान ब्लड डोनेट करता है, इसी वजह से उसमें जो ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी सेल्स होती है, वो विद इन अ डे तुम्हारे रिकवर कर जाती है। क्या हो जाती है, रिकवर कर जाती है। तो ये देखो, ये क्या है, ये तुम्हारी आरबीसी है, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, है ना। और ये बड़े आराम से फ्लूइड हो पा रही है, फ्लूइड मतलब कि बह पा रही। तो बह क्यों पा रही, क्यों, क्योंकि इसमें क्या पाया जा रहा है, प्लाज्मा पाया जा रहा है, जो कि बेसिकली एक वाटर जैसा सब्सटेंस हो रखा है। तो ये तो अगर तुम देखोगे तो गड्ढा 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 हो रखा है ना, तो ये डिस्क्वाइडल शेप है,
ये सब क्या है तुम्हारे, ये तुम्हारे डिस्क्वाइडल शेप के हो रखे हैं और ये तुम्हारे ऑक्सीजन को कैरी करके चल रहे हैं, ये है। और ये जो पर्टिकुलर ये जो वीडियो दिखाई जा रही है, ये तुम्हारे प्लाज्मोलाइसिस की वीडियो है कि अगर जैसे मान लो कि मैं एक्सेसिव वाटर डाल देता हूँ तो तुम्हारा ह्यूमोलाइज हो जाएगा, मतलब सॉरी ह्यूमोलाइज हो जाएगा, मतलब कि जो रेड ब्लड सेल है वो तुम्हारी बस्ट कर जाएगी। तुम लोगों ने पढ़ा होगा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में, डाइल्यूटेड सोल्यूशन में तुम्हारे आरबीसी कैसे परफॉर्म करती है, कोई कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू तुम्हारा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस होता था क्लास 9th में। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये सब, बताओ मुझे। पढ़ा है ना। आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, वेरी गुड आर्यन, मजा आ गई। चलो ठीक है, हाँ ठीक ठीक। आ जाओ प्रणव, इसका आंसर बताओ। What gives red blood cell their red color? Hemoglobin. हीमोग्लोबिन, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अर्पित। What is the primary function of red blood cell? To fight to carry oxygen. टू कैरी ऑक्सीजन, वेरी गुड। यश नहीं बोल पाएगा क्योंकि यश का भी इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है। आ जाओ अब अंश बताओ। Why do red blood cells have a short lifespan? They are very small. They are circular in shape. They do not have nuclei. ये C वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो बेटा अमन। Yeah. Red blood cells are carriers of which two substances maintained in the text? Yeah, oxygen and carbon dioxide. वेरी गुड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर मैं अमन तुमसे पूछूं कि इनमें से सबसे ज्यादा क्या चीज कैरी करता है, Oxygen. ऑक्सीजन कैरी करता है। और इसके पीछे नहीं, ऑक्सीजन का कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम कैरी करता है। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन कैरी करेगा, तुम्हारा प्लाज्मा करेगा, इस चीज को याद रख लेना, ठीक है। आ जाओ आयुष, इसका आंसर बताओ बेटा। Approximately how many red cells are made in the bone marrow each day? Sir, 12 million. 3 मिलियन, 12 मिलियन, 3 मिलियन। वैसे मैंने 3 मिलियन, 3 मिलियन होना चाहिए। 3 मिलियन होता है ना, 3 मिलियन ही होता है। 12, 3 मिलियन 12. नहीं, इसमें 12 नहीं होगा, 3 होगा। अब आगे समझ में तुम लोग, बी और सी है ना, ये देखो पढ़ो क्या लिखा है इसमें, 3 मिलियन है ना। 3 एवरीडे million. कितनी बनती है तुम्हारी, 3 मिलियन बनती है, देखा 3 मिलियन, हाँ देखा भैया ये देख चीज, लिया। 3 मिलियन। तुम लोग को लगता है ना बी और सी आंसर होगा बस केवल, आगे समझ में। तो इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब एकदम से वही हो जाओ। ये हो गया, चलो आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। मतलब क्या कहते हैं रुद्र, अगर रुद्र है क्लास में तो, रुद्र है क्लास में, नहीं है भैया। नहीं है, चलो अच्छा आ जाओ। प्रणव तुम बताओ बेटा। According to the text, why can the loss of blood from a donation be made up as quickly? Red blood cells live for a long time. Red blood cells are made very quickly in bone marrow. Mm, uh, Blood is mostly made of water. The body can absorb blood from food. भैया वो हो गया ना, quickly। भैया ये सी वाला। चलो ठीक, अब तुम बता दो अर्पित इसका आंसर। D. क्या होगा इसका आंसर। D. The body can absorb blood from food. चलो अब तुम इसका, आर्यन तुम बता दो बेटा आंसर। कार्तिक कार्तिक कार्तिक, सॉरी कार्तिक को एक भी बार नहीं मिला बेटा। कार्तिक, भैया red blood cells are made very quickly in the bone marrow. वेरी गुड। B वाला। मोर बोन मैरो तुम्हारा हर दिन तुम्हारा 3 मिलियन तुम्हारा आरबीसी बना रहा है। इसी वजह से अगर हम लोग ब्लड को डोनेट भी करते हैं ना तो वो क्विकली तुम्हारी क्रिएट हो जा रही है। ब्लड तुम्हारा वाटर से बना है, इस वजह से तुम्हारा वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा लॉस ऑफ ब्लड जल्दी से रिकवर नहीं करेगा, इस वजह से कर रहा है। क्यों, क्योंकि बोन मैरो हर दिन तुम्हारा 3 मिलियन बना पा रही है। तो क्वेश्चन को पढ़ो तो थोड़ा ध्यान से। खाना खाते तब भी तो होता है मतलब। क्या चीज, और न्यूट्रिशन मिलता है तो ब्लड आरबीसी पर। भाई आरबीसी तुम्हारी किस वजह से बन रही है, बोन मैरो की वजह से बन रही है। अब वो बोन मैरो के अंदर तुम्हारे कुछ सेल्स पाए जाते हैं जो कि तुम्हारे बेसिकली क्रिएट करते हैं तुम्हारे आरबीसी को, ठीक है। आरबीसी डायरेक्ट नहीं बन रही है, आरबीसी बोन मैरो की वजह से बन रही है। तो अगर हम लोग खाना खाते हैं तो खाने को जो सबसे पहले यूटिलाइज कर रहा है वो बोन मैरो कर रहा है, बोन मैरो करके फिर वो हमारी आरबीसी को बना रहा है।
तो हम ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि खाना खाने की वजह से है। यहाँ क्वेश्चन सिंपल पूछ रहा है कि जो लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है डोनेशन की वजह से, वो क्विकली बन भी जा रहा है। क्यों बन जा रहा है? क्योंकि बोन मैरो उसको 3 मिलियन हर दिन बना के दे रहा है। ठीक है, इस वजह से नहीं कि हम लोग फूड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। चलो मान लो कि हमने फूड को एब्जॉर्ब किया, और अगर मान लो कि फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद हमने उसको एसिमिलेट नहीं किया, तो तुम कर पाओगे उसको? बताओ मुझे। ना भैया, नहीं कर पाएंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अलग होता है, एसिमिलेशन ऑफ फूड अलग होता है। फूड को एसिमिलेट तभी कर पाओगे जब तुम्हारा रेस्पिरेशन होगा। समझ रहे हो ना? अगर मान लो कि मैं तुमको प्रोटीन पर प्रोटीन खिलाता जाऊं और तुम प्रोटीन को डाइजेस्ट न कर पाओ, डाइजेशन का असली मतलब ही होता है तुम्हारा रेस्पिरेशन प्रोसेस। और रेस्पिरेशन प्रोसेस है ना, ये चीज हो गया। तो ऐसे सिमुलेशन में ना मेन होता है, एब्जॉर्प्शन होना मेन नहीं होता है। ये है। आ जाओ अब अमन इसका। जैसे बन जाओ। वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अमन। अमन। सो गया भैया लग रहा। अंश तुम भैया बताओ। मैं बता देता हूँ। चलो बता दो, भैया आर्यन मैं को बताओ। बताऊं? अरे आर्यन भैया, अरे उसको बोलने दे यार, शांत रहे। भैया इन इन बोन मैरो। बोन मैरो। वेरी गुड है ना, ये चीज है। आज अंश इसका आंसर बताओ। what is the most common type of cell in the body? White blood cell, platelet, plasma. भैया आरबीसी। आरबीसी। अच्छा, इसमें बोला कि मोस्ट कॉमन टाइप, तो मोस्ट कॉमन टाइप में तो भैया वैसे सारे तुम्हारे है ए तो बी। सारे ही ना हाँ, अब लेकिन मोस्ट कॉमन टाइप में तुमने डी आंसर क्यों बताया? भैया, कॉमन मत क्योंकि का मतलब समझते हो? जो सबसे ज्यादा दिखते हैं, मतलब हाँ कि मैक्सिमम दिखते हैं। तो क्वेश्चन का हाँ हाँ मीनिंग समझो भैया। क्या बोल रहा है कि ब्लड में सबसे ज्यादा कॉमन टाइप के तुम्हारे कौन से सेल पाए जाते हैं, तब तुम्हारा आरबीसी होगा। लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेल आर प्रेजेंट इन द बॉडी इन द सेल, तब तुम क्या बोलोगे कि भैया व्हाइट ब्लड सेल, आर ब्लड सेल दोनों, मतलब ए और डी दोनों होगा। लेकिन यहाँ कॉमन लगाने की वजह से तुम्हारा आंसर डी होगा। ये हो गया। आ जाओ अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं तुम्हारा ये डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है? तुम्हारा इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, हमको डिजीजेस से बचाता है। तो ये देखो कैसा हो रखा है, तुमको इसके अंदर देखो दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, अलग अलग शेप के दिख रहे हैं। ये चीज है ना? ये हो गया। तो देखो जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि डब्ल्यूबीसी है ना, इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये भी तुम्हारा प्लाज्मा के थ्रू जाता है। और जब भी तुम्हारे किसी भी फाइबर में, मसल फाइबर में, या फिर तुमको कहीं भी इसमें सिग्नल्स मिल जाता है टी टी सेल्स के थ्रू या बी सेल्स के थ्रू, ये क्या करेगा? ये तुरंत उसको जाएगा फैगोसाइटोसिस करेगा। मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल क्या कर रहा है? इन्फेक्शन को ट्रीट कर रहा है ताकि हमको डिजीज ना हो। फॉरेन बॉडी से ट्रीट कर रहा है ताकि हमको डिजीज ना हो। और एक बार अगर इसने उसको इनगल्फ कर लिया, सारी चीजें कर लिया, तो फिर उसके बाद क्या करेगा? ये तुम्हारा केमिकल बनाएगा एंटीबॉडीज की, अगली बार से अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो बड़े आसानी से उसको ट्रीट कर पाओ। इसका मतलब क्या है कि व्हाइट ब्लड सेल हमारा ऐसी एंटीबॉडीज को बनाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी बॉडी को इम्यूनिटीज प्रोवाइड करती है, कि कल को अगर कोई भी डिजीज और इन्फेक्शन होता है तो हम उस चीज से प्रोटेक्ट हो रहे हैं। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? सोल्जर ऑफ द बॉडीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोल्जर ऑफ द बॉडीज। इसी वजह से मतलब क्या कहते हैं, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी अगर डिजीज कॉजिंग जम्स हो रहा है या फिर कोई भी पैथोजेंस आ रहे हैं, जिसको डिजीज कॉजिंग जम्स को दूसरे नाम से हम लोग पैथोजेंस भी बोल सकते हैं, या फिर जो भी तुम्हारे हार्मफुल फॉरेन मटेरियल्स आ रहे हैं उनको वो ट्रीट कर सके, ये सारी चीजें कर सकते हैं। आप देखो डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे न्यूक्लियस होने की वजह से ये तुम्हारे स्फेरिकल शेप में भी पाए जा सकते हैं और इरेगुलर शेप में भी पाए जा सकते हैं। तो इसमें देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो तुमको दो न्यूक्लियस इसमें दिखाई दे रहे होंगे। ये चीज है ना? तो अब ये देखो, यही चीज इसको तुम देखो, ये क्या है? ये है ना? अब ये देखो ना, तो डिफरेंट शेप और डिफरेंट लोकेशन की होने की वजह से हो सकता है कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एक डिफरेंट तरीके से दिखाई दे, एक डिफरेंट तरीके से दिखाई दे। तो इसमें हमने काफी, एक तुम्हारा एंगुलर्स भी हो सकता है और एक तुम्हारा ग्रैनुलर साइट्स में हो सकता है। एंगुलर्स में भी हमने काफी तरीके से पढ़े, एक लिम्फोसाइट्स में भी आएगा, फिर अलग अलग कैटेगराइजेशन कर लिए। ठीक है, अगर उनको याद कर लोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे ब्लड सेल्स में सबसे ज्यादा कौन से सेल पाए जाते हैं, तो याद रख लेना वो है तुम्हारा रेड ब्लड सेल, ना कि तुम्हारा व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल तुम्हारा एज कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल कम पाया जाता है। तो मुझे बताओ ब्लड के कंपोजिशन में, ब्लड के कंपोजिशन में प्लाज्मा का क्या रोल है? और उसके साथ साथ तुम्हारे ये प्लाज्मा तुम्हारा जो चीज कैरी करके चलता है, एक कैरी करके चलता है तुम्हारा डिसॉल्व मटेरियल, और एक कैरी करके चलता है जो कि ब्लड का ही पार्ट होता है, और जो होता है उसके सेल्स, दो सेल्स, एक आरबीसी जिनको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोसाइट, एक डब्ल्यूबीसी जिनको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। वो चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले इतना बताओ। हाँ हाँ भैया। भैया। आ गया? चलो वेरी गुड। आप चलो इसका आंसर बता दो आयुष। आयुष नहीं है क्लास में? What is the primary function of white blood cells?
to to fight infection and protect from disease. टू फाइट फंक्शंस है ना, टू फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज। वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो अर्पित। बताओ। What do some white blood cells produce to fight against infection? तो या antibodies. एंटीबॉडीज है ना, ये चीज हो गया। व्हाट डू सम व्हाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस टू फाइट। हाँ ठीक है, ये हो गया। चलो आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो अर्पित। अर्पित है क्लास में? नहीं है। चलो यश तुम बताओ। यश भी नहीं है, सॉरी यश भी नहीं हो पाएगा। अंश तुम बताओ। The text referred to white blood cell as the soldier of the body because they protect the body from diseases causing germs. वेरी गुड, ये हो सी गया। वाला भी। आ जाओ प्रणव, इसका आंसर बताओ। What are the two shapes that white blood cell can have? Circular or oval, square, rectangle, spherical or irregular, flat or cylinder? भैया सी वाला। सी वाला स्फेरिकल और इरेगुलर। वेरी गुड, आ जाओ। आर्यन बेटा इसका आंसर बताओ। Do all white cells have a nuclei? No, only some type do. Yes, all of them do. They do not have nuclei at all. The text does not provide in the information. भैया यार सी वाला। बी वाला होगा। क्या बोल रहा है? डू ऑल व्हाइट सेल हैव अ न्यूक्लियस? क्या सारे व्हाइट ब्लड सेल में तुम्हारे न्यूक्लियस होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, ये चीज है ना। तुमने क्या बोला? दे डू नॉट, तुमने सिर्फ बोला दे डू नॉट न्यूक्लियस एट ऑल। ऐसा नहीं है, सब में तुम्हारा न्यूक्लियस होगा, लेकिन किसी चीज में न्यूक्लियस एक पाया जाएगा, दो पाया जाएगा, ये हो गया। तुम लोगों ने किसी ने बताया नहीं कि भैया ईयान भी है क्लास में। ठीक है ईयान, मुझे इसका आंसर बताओ। अगर मैं व्हाइट ब्लड सेल को कंपेयर करता हूँ रेड ब्लड सेल के कंपेयर में, तो कौन ज्यादा होगा? ए ऑप्शन के अकॉर्डिंगली व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा होगा, या बी नंबर के अकॉर्डिंगली तुम्हारे दोनों इक्वल होंगे, या सी के अकॉर्डिंगली जो तुम्हारा व्हाइट ब्लड सेल होगा वो कम पाया जाएगा, रेड ब्लड सेल ज्यादा पाए जाएंगे, या फिर डी नंबर के अकॉर्डिंगली भाई कंपेयर नहीं कर सकते। ये चीज है, बताओ ज्ञान। तो ये लास्ट वाला। लास्ट वाला बोल रहा है कि भाई कंपेयर नहीं कर सकते कि व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा है कि रेड ब्लड सेल ज्यादा है, कौन ज्यादा होते हैं, बस मेरे को ये बता दो। भैया भैया ऑप्शन ये मत बताओ, मेरे को बताओ कि व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा होते हैं रेड ब्लड सेल ज्यादा होते हैं। या व्हाइट ब्लड सेल होता है। सबसे ज्यादा कौन से सेल पाए जाते हैं? व्हाइट ब्लड सेल। गधे, रेड ब्लड सेल पाए जाते हैं। क्या बोलेगा? रेड ब्लड सेल पाए जाते हैं। तो इसके हिसाब से फिर आंसर क्या होगा? इसके हिसाब से फिर आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड, है ना, कि व्हाइट ब्लड सेल आपके फीवर और रेड ब्लड सेल आपके ज्यादा। ये हो गया। चलो वेरी गुड, है ना, आ जाओ। अब मुझे तुम इसका बताओ, मतलब अगला आंसर भी तुम ही बताओ कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो तुम्हारे व्हाइट ब्लड सेल को डिस्टिंग्विश करती है रेड ब्लड सेल से। पहला, कि व्हाइट ब्लड सेल तुम्हारा लार्जर है रेड ब्लड सेल से, या तुम्हारे व्हाइट ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस है, रेड ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है, या फिर जो तुम्हारा व्हाइट ब्लड सेल है वो तुम्हारा सर्कुलर इन शेप है, और जो तुम्हारा रेड ब्लड सेल है वो तुम्हारा सर्कुलर इन शेप नहीं है, और जो व्हाइट ब्लड सेल है वो तुम्हारा हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है, और जो तुम्हारा रेड ब्लड सेल है वो तुम्हारा हीमोग्लोबिन को नहीं कंटेन करके रखता है। बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा? या बी। बी वाला होगा। वेरी गुड, कि जो तुम्हारा मतलब कि रेड ब्लड सेल है उसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, जिसकी वजह से वो जल्दी मर जाते हैं, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता है, इस वजह से वो ज्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं। ये चीज है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? हाँ, आप मुझे बताओ कि ब्लड में फिर और क्या चीज बता। एक तो मैं समझ गया कि भाई प्लाज्मा था जो लिक्विड जैसा मटेरियल था, 90% आपका वाटर रखता था, कुछ आपका डिसॉल्व स्टेट में चीजें रखता था, और कुछ आपका कैरी करके चलता था। और वो जो कैरी करके चीजें चलता था वो सेल्स होती थी। अब कुछ सेल्स होती थी आपकी डब्ल्यूबीसी होती थी, कुछ आपकी आरबीसीज होती थी। आरबीसीज को हमने बोल दिया था आपका मतलब क्या कहते हैं, एंथ्रोसाइट्स, और आपका मतलब क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज को हमने बोल दिया था ल्यूकोसाइट्स बोल दिया था। और इनके अंदर भी काफी कैटेगरीज हमने जान लिया था। एक को हमने बोल दिया था एंग्रेलोसाइट्स, और एक आपका बोल दिया था ग्रैनुलर साइट्स। ये सारी चीजें हो गई, है ना। इसमें हमने जान लिया था कि इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसमें हमने जान लिया कि इसमें आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से डेडली जल्दी से एंड हो जाते हैं। लेकिन ये तुम्हारा बोन मैरो से बनता था, ये चीज हो गया। तो अब मुझे बताओ और क्या चीज कैरी करके चलता था ये तुम्हारा प्लाज्मा?
वे प्लेटलेट वेरी गुड। क्या चीज कैरी करके चलता है? सेल्स के साथ साथ तुम्हारा प्लेटलेट प्लेटलेट्स को भी कैरी करके चलता है। माइक ऑफ करो, ठीक है। क्या किस चीज को कैरी करके चलता है? प्लेटलेट्स को कैरी करता है। और जब तुम प्लेटलेट्स को देखोगे तो ये कैसे होगा? जैसे स्फीयर शेप का, मतलब कि ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में ऐसे जो सेल्स होंगे वो तुम्हारे सर्कुलर में नहीं होंगे, ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे, मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे स्फीयर शेप्स में होंगे, मतलब कि थोड़े से नुकेले टाइप से ऐसे होंगे। और ये किस काम में, ये भी कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ये भी तुम्हारे बोन मैरो से ही प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन इनका काम क्या होता है? इनका काम तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन का नहीं होता है। जितने भी तुम्हारे ब्लड वेसल्स में या फिर कहीं भी अगर तुम्हारा इन्फेक्शन हो गया या फिर वो चीजें हो गई, तो फिर उस कट्स को, उन कट्स को भरने के काम में आते हैं। कि जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि ये तुम्हारी ब्लड वेसल ऐसे जा रही थी, यहाँ तुम्हारे कहीं मतलब इन्फेक्शन हो गया, मतलब कि यहाँ से ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा था, तो ये क्या करेगा, यहाँ जाके ऐसे अटैच हो जाएगा। और जैसे ही अटैच हो जाएगा तो फिर डब्ल्यूबीसी, तुम्हारा मतलब आरबीसी, इन्हीं के ऊपर आ जाती है, इन्हीं के ऊपर आ जाती है, इन्हीं के ऊपर आ जाती है। तो फिर उसके बाद क्या हो जाता है? फिर धीरे 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 आपका इसमें कोलेजन इकट्ठा होने लगता है। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि ये सतह तुम्हारी भर जाएगी। तो उसका मतलब क्या है कि जितने भी कट्स हो रखे हैं, वाउंड्स हो रखे हैं, तो उसको कवर करने के लिए हमारे पास प्लेटलेट्स का होना जरूरी है। और इसी कट्स और वाउंड को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्लॉटिंग्स ऑफ ब्लड। कि मतलब ब्लड आपका जितना जल्दी क्लॉट होगा उतना ज्यादा आपकी कभी भी इंजरी होगी तो आप बच जाओगे। लेकिन ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लड का क्लॉट का होने का मतलब ब्लड का थिक हो जाना, और थिक हो जाना तो ये भी दिक्कत की बात होगी। जैसे तुमको कभी भी स्नेक बाइट करता है तो उसमें क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ज्यादा हो जाती है। तुम्हारा जितना भी तुम्हारा खून होता है वो तुरंत मतलब जम जाता है। और जब जम जाएगा तो फिर तुम्हारे तुम्हारे वेन्स पे बह नहीं पाएगा। जब वेन्स पे बह नहीं पाएगा, रेस्पिरेशन कर नहीं पाओगे, और तुमको हार्ट अटैक्स और ये सारी चीजें तुमको देखने को मिलेगा। ये है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया ना? तो याद रख लेना, जो तुम्हारे ब्लड सेल्स में तुम्हारा मतलब तुम्हारा आरबीसी हो गया, जो बोन मैरो से बनना, प्लेटलेट्स भी तुम्हारा बोन मैरो से बनेगा। लेकिन जो आरबीसी है वो तुम्हारा ट्रांसपोर्ट करता है तुम्हारा ऑक्सीजन और तुम्हारा CO2 करता है। और जो तुम्हारा, लेकिन जो प्लेटलेट्स होता है वो प्लेटलेट्स तुम्हारे कट और बाउंड्स को भरता है। लेकिन अच्छा, मुझे बता सकते हो कि अगर किसी को अपने बॉडी में प्लेटलेट्स को बढ़ाना है, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स को इंप्रूव करना है, तो उसको कौन सा विटामिन लेना चाहिए? भैया ई नहीं, विटामिन ई तुम्हारे स्किन के लिए होता है। बताओ। डी नहीं, डी तुम्हारा उसके लिए होता है, मतलब क्या कहते हैं, ए हाँ, के ए भी नहीं होता। ए तुम्हारा होता है बैरी बैरी के के लिए होता के है, आंखों के लिए होता है। के मतलब हाँ, बताओ। भैया के C12। विटामिन के, वेरी गुड, है ना? तो जो विटामिन के हाँ होता है भैया वो बेसिकली तुम्हें हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स में। तो जिसको मतलब जिसका खून हल्की से चोट लगी ज्यादा बह रहा है तो उसको विटामिन के की जरूरत होती है, ये चीज है। सर हाँ बोलो। सर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट में ये डिफरेंस है कि डब्ल्यूबीसी वो सर फाइट करता है सिर्फ, और प्लेटलेट जो भी मतलब वाउंड डाउन होता है उसको भरने के लिए। हाँ, भरने के काम में आता है, ये चीज है ना? तो अभी देखो ये क्या है, जैसे तुमको दिखाते हैं, तो ये क्या है, ये जो तुमको दिखा रहा है, ये जो ग्रीन कलर का ऐसे दिखा रहा है, ये प्लेटलेट्स बता रहा है कि देखो इन्हीं वेसल के अंदर, इन्हीं प्लाज्मा के अंदर तुम्हारे ये प्लेटलेट्स भी जाते हैं। और अगर मान लो कि अगर कोई जम्स आया या फिर कोई भी जैसे कट लगा है, तो ये क्या करेगा, उसी कट्स में जाके ऐसे अटैच हो जाएगा। तो फिर जितने भी तुम्हारे डब्ल्यूबीसी आरबीसी ये सब है, तो उस जगह जाके चपक जाते हैं। जब चपक जाते हैं तो वो एरिया को कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे किसी भी वेसल में, तुम्हारे वेसल से तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा मतलब कि तुम्हारा ब्लड लॉस नहीं होता है, ब्लड नहीं जाता। फिर ये देखो धीरे धीरे इसी में तुम्हारी वेन्स आ गई, ये सारी आ गई, तो फिर तुम्हारा कोलेजन इकट्ठा होकर तुम्हारे बड़े आराम से तुम्हारा वो मसल्स फाइबर वो तुम्हारा बना देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ, मतलब क्या कहते हैं, स्मूथ फाइबर बोलते हैं, स्मूथ मसल्स फाइबर बोलते हैं। ये चीज है जो कि तुम्हारे हर एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या फिर जहां इनवॉल्यूंटरी सेक्शन होता है वहां तुम्हारा ये पाया जाता है। ये चीज है। तो मुझे बताओ, इतना आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। तो याद रख लेना कि ये जो तुम्हारा, ये जो स्टार्टिंग में जो तुमको दिखे थे ना, ये टाइनी टाइनी फ्रेगमेंट्स है, तो ये जो टाइनी टाइनी फ्रेगमेंट्स है ये सब तुम्हारे बोन मैरो से निकल रहे हैं। और इनके पास भी कोई न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन ये हेल्प करते हैं ब्लड को क्लॉट करने में, मतलब कि कोगुलेशन के टाइम में काम आते हैं। कब? जब हमारी बॉडी में कट्स हो या फिर वाउंड्स हो। तो जब भी तुम्हारे कट्स होंगे, वाउंड्स होंगे, तो हमको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन तुमने देखा होगा कि कुछ देर के बाद ब्लीडिंग रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वहां आ जाते हैं तुम्हारे प्लेटलेट्स। वहां प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट करते हैं, मतलब कि ब्लड को तुम्हारा थोड़ा सेमी सॉलिड बना देते हैं, जिसकी वजह से फिर जो तुम्हारी ब्लीडिंग होती है वो थोड़ी सी रुक जाती है। फिर धीरे 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 फिर हमारा जो बॉन्ड पूरा भर जाता है, तो फिर हमारी पूरी अच्छी तरीके से वेसल्स हो जाती है। हाँ बोलो। सर ये जो प्लेटलेट होते हैं इसका रियल कलर कलरलेस होता है, कलरलेस वाइट। होता है? नहीं, जरूरी नहीं है कलरलेस हो, ठीक है। ये तुम्हारा व्हाइट कलर का नहीं होगा, थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का, जैसे जिसमें दिख रहा है येलो कलर का हो जाएगा। ये चीज है। समझ में आ गया? हाँ भैया आ गया, चलो वेरी गुड। आ जाओ आयुष, इसका आंसर बताओ बेटा। माइक ऑफ करो।
आयुष इसका आंसर बताओ। What is the primary function of platelets? Platelets का to help in the clothing of blood. तो clotting of blood, वेरी गुड। आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ बेटा। Platelets are described as tiny fragments or special cells. Where are these special cells formed? In the bone marrow. इन द बोन मैरो, वेरी गुड। आ जाओ अमन, इसका आंसर बता दो। श्रमण नहीं है। आर्यन तुम बताओ। According to the text, two platelets have the nuclei. भैया नहीं, है ना, नहीं पाए जाते, इसका मतलब नो दे डोंट, ये हो गया। आ जाओ अब अर्पित, तुम इसका आंसर बता दो। अर्पित नहीं है। चलो नहीं है तो तुम इसका आंसर बता दो फिर, मतलब क्या। कार्तिक तुम बताओ। From what type of cells are all blood cells, including platelets, made in the bone marrow? हम्म, एक मिनट, From what type of cells are all blood cells, including platelets, made in bone marrow? बताओ मुझे कि और कौन से सेल है जो तुम्हारे ब्लड सेल के अंदर पाए जाते हैं लेकिन वो तुम्हारे बोन मैरो से नहीं निकलते। वो होते हैं तुम्हारे स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स के बारे में कभी नाम सुना है तुम लोगों ने? Yes, sir. स्टेम सेल्स वो तुम्हारे नहीं। ऐसे सेल्स होते हैं, माइक ऑफ करो। स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो तुम्हारे दूसरे टाइप को सेल्स को जन्म देते हैं, है ना। वो ज्यादातर तुम्हारे बोन मैरो वाले सेक्शन में, इधर साइड वाले सेक्शन में तुमको पाए जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं बात करता हूँ कि अगर बोन मैरो से में तो तुम्हारे, अगर मैं बात, जैसे मैंने बोला कि बोन मैरो तुम्हारा एक सेल निकालता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेम सेल बोलते हैं। अब ये स्टेम सेल देखता है कि यार मेरे को कौन सा सेल बनना है, वो बोलेगा अरे मेरे को आरबीसी बनना है तो आरबीसी बन जाएगा। अरे नहीं यार मेरे को प्लेटलेट बनना है तो मैं प्लेटलेट बन जाऊंगा। अरे नहीं यार मेरे को कोई और सेल बनना है तो मैं और कोई सेल बन जाऊंगा। ये चीज है। तो जो तुमने देखा ना कि जो लोग मतलब क्या कहते हैं स्टेम सेल्स को प्रोड्यूस करवाते हैं, अपने बॉडी से निकलवा के स्टोर करते हैं, जितने भी तुम्हारे रोनाल्डोज हो गए, जो भी, रोनाल्डो एक ही है वो, ठीक है, रोनाल्डो हो गया, जितने भी तुम्हारे मेन एथलीट्स हैं, वो अपने स्टेम सेल्स को स्टोर करके रखे। क्यों करके रखे? क्योंकि कल को अगर जब भी उनको इंजरीज होती है तो वो उस इंजरीज को फिलअप करने के लिए वो अपने स्टेम सेल का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि स्टेम सेल क्या करता है, क्या सेल, किस सेल्स को ज्यादा बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और जिस सेल्स को बॉडी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो उस चीज को बना देता है। इवन जब भी हम लोग फर्टिलाइजेशन करते हैं ना, जब भी तुम्हारा एग सेल और जब तुम्हारा स्पर्म मिलता है, तो फिर जब तुम्हारा फर्टिलाइज होकर जो सेल बनता है, तो उसमें जो सबसे पहला जो सेल होता है वो तुम्हारा स्पर्म सेल ही होता है, वो तुम्हारा स्टेम सेल ही होता है। तो बिना स्टेम सेल्स के तुम्हारी लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है, ये चीज है। तो स्टेम सेल्स सबसे सबसे इंपॉर्टेंट सेल होता है, कि जो कि तुम्हारे दूसरे सेल को माइटोसिस और मायोसिस के थ्रू तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जनरेट करने की कोशिश करेगा, ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ भैया, ये स्टेम सेल मिलता है यहाँ पे, मतलब बॉडी में कहाँ रहता है? नहीं, स्टेम सेल्स तुम्हारे बोन मैरो में मिलता है। नहीं, स्टोर कहाँ किया जाता है? एक्सटर्नली ये के बाद एक्सटर्नली कर सकते हो, तुम्हारे लैब्स होती हैं, लैब्स में स्टोर करके रख सकते हो, डीप फ्रीजिंग लैब्स होती है, वहां कर सकते हो, ये है। हाँ बॉडी के अंदर भैया स्टोर होता है कि जब जरूरत पड़ता है तो बोन नैरो बना देता है। हाँ, बोन मैरो बना देता है, लेकिन एक एज के बाद थोड़ी ना बोन मैरो बना पाएगा, है ना। तो लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए बोन मैरो का इस्तेमाल किया जाता है। तभी तुमने देखा होगा जिसको ब्लड कैंसर होता है तो ब्लड कैंसर में बोन मैरो मांगा जाता है कि भैया बोन मैरो दे दीजिए अपना। तो बोन मैरो क्यों दिया जाता है? इसी वजह से दिया जाता है कि यार उससे मतलब क्या कहते हैं कि बोन मैरो दूंगा तो उसके स्टेम सेल्स बनेंगे, तो उससे वो फाइट करेंगे, ये चीजें करेंगे। आप समझ में आ गया? हाँ, जो भैया इंटरनल इंजरी होती है जो मतलब बहुत ज्यादा होती है तो वो इससे से स्टेम सेल हेल्प करता है ना। ये हो गया, ठीक है। तो अभी मुझे तो ब्लड के बारे में अच्छे से समझ में आ गया कि ब्लड बेसिकली, ब्लड का मतलब कि नेचर कैसा होता है। अभी मैंने केवल नेचर की बात की। अब अगर मान लो कि मैं अकरेंस की बात करूंगा तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे बताओ ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा फिर, ये ब्लड बताओ मुझे। होल बॉडी। होल बॉडी में तो पाया जाएगा, लेकिन कहाँ पाया जाता है? होल बॉडी में तुम्हारा ब्रेन में पाया जाएगा, लेकिन कहाँ पाया जाएगा? वेसल्स में पाया जाता है। और वो वेसल्स क्या होती है तुम्हारी? आर्टरीज हो गई, क्या हो गई? वेन्स हो गई, और क्या हो गई तुम्हारी? कैपिलरीज हो गई, है ना, ये चीज हो गया। तो बायोलॉजी का कभी भी टर्म पढ़ो तो नेचर जानो, अकरेंस जानो और फंक्शन जानने की कोशिश करो, ये चीज हो गया। लेकिन अभी देखो, ये जब बोलते हैं ना कि ब्लड, तो एक तुम्हारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इसके साथ साथ एक तुम्हारा लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। और वो लिम्फेटिक सिस्टम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट होता है, जो बाद में मतलब क्या कहते हैं एक तरीके से तुम्हारा डब्ल्यूबीसी और इन सारी चीजों को ट्रीट करता है, और वो भी कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। इसी वजह से हम लोग को क्लास 10th में भी लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में
थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ता है कि लिम्फ तुम्हारे, जैसे मान लो कि मैंने इस पर प्लेटलेट्स, वो तुम्हारा प्लाज्मा बड़ा था ना, प्लाज्मा लिक्विड जैसा होता है, तो ठीक वैसे जो तुम्हारा लिम्फेटिक सिस्टम में जो प्लाज्मा जैसा वर्क करता है वो तुम्हारा लिम्फ करता है, और इनके अंदर तुम्हारे पाए जाते हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये चीजें पाई जाती है, मतलब डब्ल्यूबीसी पाई जाएंगी। ये हो गया, तो इसका मतलब है कि डब्ल्यूबीसी तुम्हारा ब्लड में भी पाया जा सकता है और लिम्फोसाइट्स में भी पाया जा सकता है, मतलब कि एक तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम में भी पाया जा सकता है। ये है, तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ भैया। भैया। आ गया ना? हाँ भाई। तो अभी अगर मैं ब्लड के फंक्शन की बात करूंगा, तो सबसे पहला जो फंक्शन आएगा वो किस चीज का फंक्शन, क्या बताओगे कि यार ये तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में काम आ रहा है। किस किस चीज में? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, और अगर पूछा ऑक्सीजन को क्यों, तो भाई रेस्पिरेशन के लिए हो गया, ये चीज हो गया। लेकिन इसके साथ साथ जो ब्लड है वो आपका CO2 को भी कैरी कर रहा है, और CO2 को दो फॉर्म में कैरी कर रहा है, एक तो प्लाज्मा लेकर भी आ रहा है और एक तो आरबीसी भी लेकर आ रहा है। लेकिन प्लाज्मा ज्यादा लेकर आ रहा है और आरबीसी आपका कम लेकर आ रहा है। और ये लेकर आ रहा है, इसका मतलब क्या चीज है कि एक तरीके का आपका वेस्टेज मटेरियल है ना, जो कि आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस में इवॉल्व हुआ है, ये है। लेकिन इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ये आपका डाइजेस्टेड फूड या फिर आपका जो हार्मोन्स हो गए, वो सारी चीजें जो कि बेसिकली डिजोल्व फॉर्म में पाए जा रहे हैं, और डिजोल्व फॉर्म में कहाँ पाए जा रहे हैं? आपके प्लाज्मा में पाए जा रहे हैं, तो वो भी वहां आपको मिलते हैं। ये सारी चीजें हो गई, है ना। और अगर मैं वेस्टेज की बात करूंगा, तो केवल आपका मतलब कि वही नहीं है, आपका CO2 नहीं है, इसके साथ साथ आपका यूरिया भी होता है। जब हम लोग वॉशरूम जाते हैं तो येलो कलर की हमारी काफी बार मतलब क्या कहते हैं, हमको यूरिया दिखता है ना। तो यूरिया क्या होता है? वो येलो कलर का ही होता है, तो जो कि बेसिकली तुम्हारे यूथरस से निकल कर जाता है, ये सारी चीजें निकल कर जाता है। तो इसका मतलब है कि ब्लड सिस्टम में वेस्ट प्रोडक्ट में यूरिया लीवर के थ्रू किडनी तक पहुंचता है, फिर हम लोग उसको एक्सक्रीट करते हैं। तो ये हम लोग एक्सक्रीशन वाला जब पढ़ेंगे ना टॉपिक, जैसे हमने पहले न्यूट्रिशन पढ़ा, फिर रेस्पिरेशन पढ़ा, अभी ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं, फिर जब हम लोग एक्सक्रीशन अगला टॉपिक पढ़ेंगे तब तुमको उसके बारे में और अच्छा समझ में आएगा। और एक चीज हमें और समझ में आ गई कि भाई ये तुम्हारा जम से फाइट करने में काम में आ रहा है। किस में आ रहा है? जम से फाइट करने में काम आ रहा है। और एक चीज इसका और है, वर्क है, मुझे बता सकते हो कि इसके अलावा और किस चीज में काम में आ रहा है? बताओ मुझे, ये ब्लड इन सब के अलावा बताओ, गेस करो तुम लोग, बताओ। रेस्पिरेशन। नहीं, हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। बताओ। ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के टेम्परेचर को ट्रांसपोर्टेशन मेंटेन करने के भी काम में आ रहा है, समझ रहे हो? बॉडी का जो टेम्परेचर तुम्हारा 37 डिग्री हो रखा है ना, वो क्यों हो रखा है? 37 से लेकर 39 तक रहता है बेसिक एवरेज। क्यों रहता है? क्योंकि हमारे जो ब्लड वेसल्स है, ये सारी चीजें तो तुमने देखा होगा हमारे स्किन तक पहुंचती हैं, और वो नेचर के हिसाब से अपने ब्लड वेसल्स को क्रिएट करने की कोशिश करती कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, है ना, उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है ब्लड, तो ये भी एक इसका फंक्शन हो गया। तो मुझे बताओ, ब्लड का नेचर, अकरेंस और उसके फंक्शन के बारे में किसी को कोई भी डाउट है? मेरा कोई डाउट है नहीं। डाउट नहीं है ना? तो याद अच्छा रखो, भैया, ये अगर जैसे मान लो, हाँ बोलो, पूछो पूछो। कि जब पानी ज्यादा पी लो तो जो यूरिया होता है व्हाइट होता है, जब वाइट हो जाता है, डिजोल्व स्टेज में हो जाता है ना, बस डिजोल्व हो गया, मतलब कि उसका कंसंट्रेशन कम हो गया। अगर मान लो कि मेरे पास 100 ml है, 100 ml वाटर है, अगर मैं उसमें 30 ml अगर मैं डाल दूंगा, यूरिया डाल दूंगा, एक बार में अगर 90 ml डालूंगा, तो मुझे तो किसमें ज्यादा येलो दिखाई देगा? 90। 90 वाले में। इसका मतलब है कि उसका अच्छा मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। वेस्ट उतना ही है मगर जो क्वांटिटी ऑफ वाटर की ज्यादा हो गई है। ये चीज है, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी ऑफ वाटर अगर ज्यादा है तो हमारा मतलब जो एक्सक्रीशन में जब हम लोग जो यूरिन पास करते हैं वो थोड़ा सा व्हाइट कलर का दिखता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। अब देखो, जैसे मैंने तुमको रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने तुमको बताया था कि देख भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक होल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू तुम्हारा रेस्पिरेशन हो रहा होता है। उसमें तुम्हारा नोज भी काम में आ रहा है, लंग्स भी काम में आ रहा है, ब्लड वेसल्स भी काम में आ रहे हैं, सारी चीजें काम में आ रही है। ठीक ऐसे ही अगर जैसे मान लो कि मैं बात करूंगा तुम्हारा मतलब कि तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो तुम्हारा ऑर्गन काम में आता है वो होता है तुम्हारा लंग। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गन क्या है? तुम्हारा लंग है। लेकिन ये लंग क्या काम कर रहा है? तुम्हारे ब्लड को फ्लो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो जब जब तुम्हारा लंग्स, सॉरी लंग्स बोल रहा हूँ, सॉरी, तुम्हारा वो हार्ट, ये चीज हो गया। तो हार्ट और ब्लड, हार्ट क्या कर रहा है? ब्लड को फ्लो कर रहा है। तो जब भी तुम्हारा ब्लड और हार्ट को एक साथ लाओगे तब हम लोग उसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलते हैं। तो हमने एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तुम्हारा प्लांट में पढ़ ही लिया, अब हम लोग पढ़ने वाले एनिमल के केस में पढ़ने वाले हैं। तो मुझे बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
हाँ भैया। आ गया ना। तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, सबसे आपने ब्लड के बारे में पढ़ लिया, अब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट क्या होता है, पेरिकार्डियम का मतलब क्या होता है इसमें। पेरिकार्डियम कभी नाम सुना तुमने जिंदगी में इसमें, बताओ। नहीं। हार्ट से हाँ सर। रिलेटेड। ठीक है, सेप्टम का नाम सुना तुमने कभी, बताओ। सक्षम। ये तुम्हारा सेप्टम, सेप्टम नहीं। नहीं सुना। और ये चैम्बर, चैम्बर सुना भैया, तीन तीन हाँ हाँ चैम्बर भैया होते सुना हैं। है। एक मिनट, शांत रहना, सब शांत रहना। आर्यन बता, ह्यूमन बॉडी में जो तुम्हारा लंग्स होता है उसके कितने चैम्बर होते हैं, कितने कितने चैम्बर हार्ट का होता है। चार 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 होता है। चार। वेरी गुड, है ना, ये चीज हो गया। तो ये सेप्टल क्या होता है, ये भैया सारी तीन चीजें क्या उसमें होती। होता है, तीन इसमें। अभी सारी चीज, अरे अभी नहीं, अभी बहुत सारी चीजें तुमको दिखाएंगे, फिर ये भी बताएंगे। आर्टरीज, वेन, ये तुम्हारी कोई बड़ी होती है कोई छोटी होती है, कैसे पास आउट होता है, कैपिलरीज क्या होती है ना। ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, बेसिकली तुम्हारे वेन्स में ही तो हो रहा है, वेन्स में हो रहा है, आर्टरीज में हो रहा है, कैपिलरीज में हो रहा है। तो इनके बारे में भी तुमको डिस्कशन कराएंगे। और जब ये एक बार में सारी चीजें कवर हो जाएंगी तो फिर मैं उसके बाद में तुमको बताऊंगा डबल पंप, सिंगल पंप, इसके बारे में क्या चीजें होती हैं। और फिर उसके बाद फिर मैं तुमको बताऊंगा कि इनकेस तुम्हारा हार्ट बीट के बारे में क्या बताया जाता है, कि हार्ट बीट का मतलब क्या होता है। हार्ट बीट हो गया, अब अगर मान लो कि हमारी जो बीट है, पल्स, पल्स, हार्ट बीट में पल्स का मतलब क्या होता है, पल्स को कितने टाइप से हम लोग चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो ब्लड प्रेशर के बारे में भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये सारी चीजें। और फिर हम ये भी देखेंगे कि ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि हाँ यार, किस तरीके से हमारा ये सारी चीजें तो हो गई, तुम्हारा ऑक्सीजन जो था तुम्हारा रीच कर गया, ये सब रीच कर गया, लेकिन फिर क्या लिम्फेटिक सिस्टम भी किस तरीके से हमारा वर्क कर रहा है। फिर हम लिम्फेटिक सिस्टम में आएंगे, और जब लिम्फेटिक सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग आएंगे एक्सक्रीशन में, और फिर एक्सक्रीशन में उसी तरीके से पढ़ेंगे। पहले प्लांट का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एनिमल का पढ़ेंगे। याद रखो, जिस जिस तरीके से मैं तुमको कंटेंट पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हारे आने वाले यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, तुम्हारा मतलब कि जो तुम्हारे एसएससी के एग्जाम चाहे जो, वो सब में काम में आएगा, सब में काम में आएगा। इतना डीपली मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ ये चीजें, तो इतना कान खोलकर सुन लो। अभी मुझे बताओ, अभी इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है, चलो वेरी गुड। जो क्लास 11th में तुम्हारे बायो लेंगे उनको भी सब याद आएगा ये सारी चीजें, दिक्कत मत लो, बहुत मोहब्बत से पढ़ाया है। आ जाओ। तो ये देखो, ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन के बारे में दिखाने की कोशिश करें कि देखो ये तुम्हारा ये हार्ट है ना, ये तुम्हारी वेन्स है, जो तुम्हारी ब्लू वेन्स दिखाने की कोशिश कर रहा हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कि उनसे तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड पास हो रहा है। और जो तुम्हारी रेड वाली है उसमें ऑक्सीजन कैरी हो रही है। इसका मतलब है इसका एक मेन फंक्शन हो गया कि सब्सटेंस को ऑक्सीजन रहता है। ट्रांसपोर्ट करना, चाहे वो रेस्पिरेटरी गैसेस हो, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, डाइजेस्टेड फूड में तुम्हारा न्यूट्रिएंट हो गया, और वेस्ट प्रोडक्ट में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, एंजाइम्स या फिर कोई आयंस हो गए, ये सब हो गया। प्रोटेक्शन के बेसिस में अगर बात करूंगा तो जो तुम्हारे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी है ना, डब्ल्यूबीसी हो गए, ल्यूकोसाइड्स जिसको बोलते हैं, वो सब हो गया। साथ में तुम्हारा टेम्परेचर को रेगुलेट करने के भी काम में आ रहा है, और टेम्परेचर का रेगुलेशन कितने पे होता है, 37 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो याद रख लो, जब हम लोग मेन ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग की बात करते हैं तब हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की तो बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग काफी बार एक और भी चीज को बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो इस चीज को भी याद कर लो। तो जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर मैं ब्लड लगा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या चीज होगा, उसमें हार्ट भी होगा। हार्ट जो कि एक ऑर्गन है जो कि बेसिकली ब्लड को रिसीव कर रहा है और उसको पंप कर रहा है, और एक ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी जो कि तुम्हारी आर्टरीज, वेन्स और तुम्हारी कैपिलरीज कहलाती है ना। आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, और ये तुम्हारी नीचे कैपिलरीज हो गई। तो ये 3 टाइप की होती है। तो जिसमें ये देखो, ये आर्टरीज, ये तुम्हारी सॉरी, ये आर्टरीज, ये वेन्स हो गई, और ये जो तुम्हारी रेड कलर की है ये तुम्हारी हो गई तुम्हारी सॉरी ब्लू कलर की तुम्हारी वेन्स हो गई, रेड कलर की आर्टरीज हो गई, और ये जो तुम छोटे 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 तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारी क्या हो गई, ये तुम्हारी कैपिलरीज हो गई। तो अभी से ही मैं तुमको रटा दे रहा, जैसे मैंने रेस्पिरेशन में ट्रांसपोर्टेशन का रटा दिया, वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन में मैं तुमको मतलब क्या कहते हैं इसका रटा रहा हूँ, और बाद में इसी में एक्सक्रीशन की भी रटा दूंगा। धीरे धीरे सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ गया ना। तो याद रख लेना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ आपका लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है, जो कि आपका फूड मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ये भी आपका फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन ये ज्यादातर किसको, क्या चीज डील करता है, तुम्हारे इन्फेक्शन को, इन सारी चीजों को डील करता है ना। इनमें भी लिम्फेटिक नोड्स पाए जाते हैं। तो ये तुम्हारे नोड्स है जहाँ तुम्हारे डब्ल्यूबीसी का ज्यादा तुम्हारा पाए जाएंगे, जहाँ तुम्हारे सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। तो ये जो लिक्विड होता है जिसमें तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मटेरियल चलता है, उसको हम लोग लिम्फ बोलते हैं। जैसे कि इसमें प्लाज्मा हो गया, ये सारी चीजें हो गई, है ना। तो याद रख लेना। तो जो ह्यूमन बीइंग होता है इसमें काफी सारे सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन 2 लिक्विड की मदद से, एक लिक्विड ब्लड, ब्लड में प्लाज्मा, और लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ, ये चीज हो गया।
तो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो आयुष। अभी क्लास से चला गया। मैं बताऊं ये? बताओ कार्तिकेय। B. What are the main three functions of blood mentioned in the text? Transport of substance, protection against diseases, and regulation of body temperature. Or transport of substance, production of hormones, and storage of product, protection against disease, digestion of food, and carrying oxygen to the blood, regulation of body temperature, clotting of blood. भैया देखो ऐसे बी तो तुम वाला। देखोगे तो चारों आंसर सही है, लेकिन इनमें से एक ऑप्शन वो ज्यादा बेस्ट है जो सब चीजों को इंक्लूड कर रहा है, वो है, बताओ। अमन तुम बताओ। बी। 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 भैया वेरी बी गुड। वाला, आ बी जाओ। वाला अमन अगला परफेक्ट आंसर बताओ। अगेंस्ट। अमन। Which of the following substances does blood not transport according to the text? Starch, waste product, disease. भैया स्टार्च। स्टार्च, चलो क्या? हाँ ठीक है, स्टार्च हो गया। ठीक है, स्पॉट आउट। ये अब इसका इसका आंसर बता दो यान, मुझे बताओ कि ब्लड हार्मोन्स कैरी करता है ना? वेयर डज द ब्लड कैरी हार्मोन्स, कहाँ से कैरी करता है? लंग्स पे कैरी करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंडोक्राइन ग्लैंड्स पे, या फिर बॉडी सेल्स में? बताओ। भैया सी हार्मोन्स वाला, कहाँ रहते हैं तुम्हारे? सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। तुम्हारे जितने भी, माइक ऑफ करो, जितने भी तुम्हारे ग्लैंड्स होते हैं वो तुम्हारे हार्मोन्स को कैरी करते हैं। अब वो हार्मोन्स अगर मान लो कि ब्लड में डायरेक्टली पहुंच गया, उसको कोई भी कहीं जाके स्टोर नहीं होना पड़ा, तो उसको हम लोग बोल देते हैं एक्सोक्राइन, बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको? एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल देते हैं। अगर मान लो कि उसको स्टोर होना पड़ा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको इंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे, है ना? ये चीज हो गया। और अगर मैं एक इंडोक्राइन का अगर एग्जांपल देता हूँ तो वो हो जाता है तुम्हारा बाइल जूस। क्या हो जाएगा? तुम्हारा बाइल जूस। ये हो गया। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो आर्यन। How does the blood regulate body temperature? By transporting urea by carrying oxygen through the blood capillary in the skin, the killing bacteria. Best C वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ प्रणव, इसका आंसर बताओ। What is the main transport system in human beings? The lymphatic system, the nervous system, the circulatory system, the digestive system. भैया सी वाला। वेरी गुड, सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसी सर्कुलेटरी सिस्टम में एक ब्लड का पार्ट भी पाया जाएगा और एक आपका लिम्फ वाला भी पार्ट पाया जाएगा। वेरी गुड। आ जाओ अंश, अब इसका आंसर बताओ। भैया अंश नहीं। अंश नहीं है, चलो ठीक है, तो फिर इसका आंसर बता दो। अमन तुम बताओ बेटा। अमन। भैया मैं बताऊँ? सो चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ ईयान, तुम मुझे बताओ ऐसा कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को पंप करने के लिए, ताकि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से वर्क कर पाए? वो किडनी है, लीवर है, लंग है, या हार्ट है? हार्ट। हार्ट है। हाँ। वेरी गुड। आ जाओ, अब मुझे इसका आंसर बता दो अर्पित। अर्पित है क्लास में लेकिन बोल नहीं रहा, चलो ठीक, कोई बात नहीं। अब मैं इसका आंसर पूछता बताओ। हूँ भैया, भैया बोल रहा हूँ। हाँ पढ़ो। Which of the following is not a type of blood vessel mentioned in the text? Arteries, veins, vessels, capillary. क्या होगा? बॉल्स होगा, ये चीज है। जिसका नाम बोलूं वही बस केवल माइक खोलेगा। ईयान बंद करो अपना। ठीक है, आ जाओ कार्तिकेय, इसका आंसर बताओ। Blood carries the waste product urea from the liver to which organ for respiration? The kidneys. द किडनीज, वेरी गुड, है ना? तो पहले किडनी तुम्हारा ब्लड को ट्रांसफॉर्म करता है, बाद में वो तुम्हारा बेसिकली लीवर से तुम्हारा किडनी तक जाता है। ये चीज है। वेरी गुड, सही है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। प्रणव, नहीं प्रणव नहीं, आर्यन। आर्यन आर्यन। Uh, हम्म, Beside the blood circulatory system, what is the other system that helps in the transport in हम्म, transport of material in the human being? हम्म। The respiratory system, nervous system, lymphatic system. भैया ये respiratory system। ओ वेरी गुड, भैया मैं मतलब कि, बताऊं? भैया एक नहीं शांत रहो। भैया भैया ऐसे 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 ऐसे
एक बार पढ़ने दो वो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा ऐसा कौन सा अदर सिस्टम है जो कि तुम्हारे मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के काम में आता है? नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब भैया नर्वस सिस्टम होगा नहीं, रेस्पिरेटरी भी होगा नहीं, डाइजेस्टिव भैया सी वाला लिम्फेटिक लिम्फेटिक। सिस्टम, वेरी गुड। अमन इसका आंसर बताओ, अमन इसका आंसर बताओ। व्हाट इज द नेम ऑफ द लिक्विड? भैया अमन इसका आंसर बताओ। What is the name of the liquid that circulates in the lymphatic system? भैया सी वाला सी वाला, इसको लिम्फ बोलते हैं। जैसे कि lymph आपका lymph ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो बाकी चीजों को फ्लो कराता है वो अगर प्लाज्मा है, तो वैसे ही आपका लिम्फेटिक सिस्टम में जो आपका बेसिकली फ्लो करा रहा है, ट्रांसपोर्ट करा रहा है, वो आपका लिम्फ हो गया। वेरी गुड। आ जाओ, आप इसका आंसर बता दो आयुष। So blood and पढ़ ले पहले क्वेश्चन पढ़ ले। what two liquids are responsible for transporting substance in human? The blood and lymph. क्या होगा? Blood and lymph. ब्लड एंड लिम्फ। हाँ, अगर देखो, अगर यहाँ तुम्हारा ब्लड की जगह अगर प्लाज्मा लिखा होता तो डी ऑप्शन लगाने की ज्यादा कोशिश करते, ये चीज है। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? हाँ ठीक है, चलो ठीक है। आयुष, पहले तो मुझे कोई एक ऐसा क्वेश्चन बताओ जो 3 मार्क्स का बन सकता है अभी तक टॉपिक में। बताओ मुझे 3 मार्क्स का बताओ, जो आज मैंने पढ़ाया। कोई जाएगा नहीं, ठीक है? तुम What लोग को are the देखना है कि तुमको कितना components समझ में आया। present in blood? क्या बोला? What do you mean by blood and what are the components ठीक है, present in व्हाट blood? इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड व्हाट कंपोनेंट? भैया मैं भी बताता हूँ एक। आप रुक जाओ, यूजली इट हैव। चलो ठीक है, आ जाओ। अब तुम मुझे बताओ, आर्यन तुम मुझे बताओ कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन। Difference between red RBC and WBC and their function. ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शन? एक सेकंड, अभी सबसे पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ, दिक्कत मत लो। ये है, आ जाओ कार्तिकेय, तुम मुझे बताओ कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन। भैया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स टू व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स? ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन अ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? ठीक है, ये हो गया। इन ब्लड एंड हाउ इट इज मेड? हाँ, वही मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में फंक्शन समझाने की कोशिश करना। ठीक है, ये हो गया ना। और मैंने ज्यादा- निकलता कहाँ से वो? हाँ, मतलब उसी चीज को समझाओगे। अगर मान लो कि मैं इसको 3 मार्क्स का बोल रहा हूँ, या फिर अगर जैसे मान लो कि मैं इसको लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि भाई तुमको 50 से 80 वर्ड के बीच में लिखना है। समझ रहे हो ना? इसका मतलब है कि तुमको भैया। कंटेंट लिखना पड़ेगा। ये हो गया। आ जाओ, अब मुझे और बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 मुझे बताओ तुम। अर्पित, तुम क्या लिख सकते हो? और कोई क्वेश्चन बताओ जो बना सकते हो। Explain the role of platelets, plasma, RCB, and WBC in human transplantation. अबे ऊपर ही तो बताया भाई, ऊपर ही तो क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। Write four difference between arteries and veins. हम्म Write four difference between arteries and veins. ये अभी आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ाया नहीं है। तुम ऐसे बोल सकते हो कि ठीक है, दिया options. इन विच पार्ट ऑफ बॉडी। अच्छा भैया, ये बता हाँ? सकते हैं how are oxygen and carbon dioxide transported in human being? हाँ, वेरी गुड, ठीक है, ये हो गया। इन विच पार्ट ऑफ बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम्स इवॉल्व, है ना? या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम पजेस। भैया मैं बताऊं? हाँ, बोल बोल भाई। भैया डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड प्लाज्मा। ब्लड एंड प्लाज्मा। नाइस। कंपाउंड है ना प्लाज्मा। हाँ, तो अच्छे से समझाना पड़ेगा। ये ब्लड का compound है ना? डिफरेंस इन ब्लड एंड प्लाज्मा।
how we ब्लड एंड can separate them? भैया भैया ठीक है। व्हाट हैपन इफ ब्लड क्लॉटिंग गेट्स थिक, मतलब Why मोटा blood? हो गया। भाई भाई लास्ट में करना भी है, याद रखना। हाँ, ज्यादा मत ये बोलो। हाँ, अरे नहीं मतलब डिस्कशन करना बस तो है, ये अच्छी बात है। ये चीज ये है। चीज है। हाँ और सोचो। व्हाट अब नहीं हैपन सोचेंगे इफ भैया, ब्लड खत्म। क्लॉटिंग गेट थिक, हाँ व्हाट हैपन इफ बस ब्लड बस सर क्लॉटिंग गेट इसमें हो थिक। गया। वो हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, तुम बताओ इसके अलावा और सोचो। देखो यश का आंसर आर्यन बता देगा, यश का क्वेश्चन। और कुछ बन सकता है, सोचो क्वेश्चन। ठीक है चलो, नहीं क्वेश्चन नंबर नहीं भैया, इसमें ही बन क्वेश्चन नंबर सकता है। 6। सर ये एक क्वेश्चन ये बनेगा कि सर वो डोनेशन वाला नहीं, कि डोनेट करने पे वेरी गुड। मेक फ्लो चार्ट डायग्राम ऑफ ब्लड कंपोनेंट। ये हो गया। अरे भैया ज्यादा नहीं है यार, ज्यादा बड़ा थोड़ी नहीं है, तुम अपना आराम से, ये याद हाँ करने का तरीका है, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा ही लॉस है। ये तो तुमको याद, मैं डिफरेंट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भाई। इस तरीके से तुम सोचो, एक छोटे से टॉपिक में इतने क्वेश्चन बना के तुमको दे रहा हूँ, अगर केवल तुम लोग अगर इसी की आंसर राइटिंग करके याद कर लोगे ना, तो भी तुमको रिवीजन के समय कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्या क्वेश्चन बोला था तुमने आयुष? सर why we say that when we donate blood it recovers in some few days. When we donate blood, it recovers. It recovers quickly. Explain why. हाँ बोलो बेटा। एक ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई इज द ह्यूमन हार्ट कॉल्ड अ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी बताया नहीं, अभी तो कल से स्टार्ट होगा बेटा। भाई आउट ऑफ बॉक्स बोल रहे हो? हाँ भाई, नहीं मतलब ये आउट ऑफ बॉक्स आज जो मैंने पढ़ा है केवल उसके बारे में बताना है, जो मैंने आज पढ़ा है बस फिर उसके बारे में बोलना है। अरे क्लास में कुछ हुआ था? कुछ